हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे सी एफ फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इंड एस 109 के सुपर क्विक रिवीजन में। कुल मिला के अपने को इस चैप्टर में टोटल 14 पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। सबसे पहला पॉइंट अकाउंटिंग मेथड। अकाउंटिंग मेथड का मतलब क्या है? सिंपल सी चीज़ है, जब भी आप किसी भी चीज़ को बुक्स में रिकॉर्ड करते हो तो आपको 3 स्टेज पे अकाउंटिंग पढ़ना होती है। एक तो पहले इनिशियली उसे किस पे रिकॉर्ड करेंगे। नॉर्मल कंसेप्ट चलता है कॉस्ट, लेकिन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हमेशा इनिशियली फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है, पहली चीज़। सेकेंड, इनिशियल रिकग्निशन पे आपको डिसाइड करना होगा मेथड क्या होगा। नॉर्मली मेथड होगा कि भाई जो आपकी ओरिजिनल रिकग्निशन वैल्यू है, यानी कि जो आपका कैरिंग अमाउंट ऑन द इनिशियल रिकग्निशन यानी कॉस्ट थी, उसी के बेसिस पे वैल्यू करते जाओ या फिर वैल्यू पे लाते जाओ। तो नॉर्मली आपके मेथड जो होते हैं वो या तो कॉस्ट बेस्ड होंगे या फिर वैल्यू बेस्ड होंगे। ध्यान रखना, फाइनेंशियल लाइबिलिटी में हमेशा हम कॉस्ट बेस्ड मेथड पे ही जाएंगे, एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस फेयर वैल्यू होगी। लेकिन असेट्स में ऐसा नहीं है, कॉस्ट और फेयर वैल्यू दोनों पॉसिबल है। सीधी सी बात है, अगर आप रिपोर्टिंग डेट पर फिर तो पहली अकाउंटिंग हो गई इनिशियल रिकग्निशन फेयर वैल्यू पे। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट यानी कि बैलेंस शीट डेट पे आपको क्या करना होगा, या तो आप इसे कॉस्ट पे कैरी करोगे या फिर आप फेयर वैल्यू पे करोगे। फेयर वैल्यू पे करोगे तो गेन लॉस कहाँ जा सकता है, या तो ओसीआई में या पीआरएल, और ओसीआई में क्या, तो या तो रिक्लासिफाइबल या नॉन रिक्लासिफाइबल। लेकिन मजे की बात यह है कि डी रिकग्निशन हर केस में एक समान है। जब भी डी रिकग्निशन होता है तो जो गेन लॉस होता है वो हमेशा पीआरएल में जाएगा। और नियम एकदम क्लियर है सारे इंडेस में, इसी में नहीं, कि डी रिकग्निशन में सबसे पहले आप क्या करते हैं, जिस दिन आप असेट को बुक से डी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं उस दिन की कैरिंग अमाउंट निकालते हो। कैसे? जो भी उसका एग्जिस्टिंग मेथड है उस मेथड के अनुसार। तो अगर एफईओसीआई एनआर मेथड है तो आप डेट ऑफ डी रिकॉग्निशन यानी जिस दिन सेल किया इंस्ट्रूमेंट उस दिन तक की फेयर वैल्यू आप ओसीआई एनआर में ले जाइए और फिर उसकी सेल की अकाउंटिंग कर दो। हो सकता है कि उसकी सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू ना हो, और अगर वो डिफरेंट हुआ तो हमेशा याद रखना डी रिकॉग्निशन का गेन लॉस पीआरएल में जाएगा। रिवैल्यूड पीपी अगर बेची गई है तो उसमें एक एक्सेप्शनल ट्रीटमेंट होता है, बट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में एकदम क्लियर है। तो सिंपल सी बात हो गई है कि अकाउंटिंग घुमा फिरा के दो मेथड में होती है, या तो कॉस्ट बेस्ड या फेयर वैल्यू बेस्ड। कॉस्ट बेस्ड अकाउंटिंग कब एप्लीकेबल होती है? जब दो चीज़ें पूरी हो। बिजनेस का मॉडल आपका होल्ड ओनली है, यानी कि आप इंस्ट्रूमेंट को मैच्योरिटी तक होल्ड करोगे, यानी इंस्ट्रूमेंट में मैच्योरिटी भी होना चाहिए, तो एसपीपीआई टेस्ट मीट होता है। एसपीपीआई का मतलब होता है सोनली फॉर पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, आपके प्री स्पेसिफाइड कैश फ्लो से। यानी ये बॉन्ड, फिक्स डिपॉजिट, लोन जैसे एसेट्स है जिनमें प्री स्पेसिफाइड डेट्स पे आपको कैश फ्लोज मिल रहे हैं, और ये कैश फ्लो सिर्फ क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। प्रिंसिपल का मतलब फेयर वैल्यू इनिशियल रिकग्निशन की, और इंटरेस्ट इज नथिंग बट अ रिकवरी ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्रेडिट रिस्क, प्रॉफिट मार्जिन एंड अदर फैक्टर्स। तो ज़रूरी नहीं है कि ये एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट अगर आपने किया तो ही आप अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड लगा सकते हो। अगर आपने कोई एक कंपनी के बॉन्ड लिए हैं जो कि कंपेरेटिवली जिसकी क्रेडिट रेटिंग खराब है, वो भी एसपीपीआई टेस्ट मीट कर सकता है। वहाँ पे आपका इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा होगा, बाई बिकॉज यू आर टेकिंग मोर क्रेडिट रिस्क। तो जब आपका उद्देश्य सच बहुत ज़्यादा रोमांच कमाना नहीं है, सिर्फ एक आपका ब्याज मिल जाए, मुद्दल मिल जाए, तो माना जाएगा कि एसपीपीआई टेस्ट मीट हुआ है। एसपीपीआई टेस्ट is an instrument specific test and business model is a model of the entity. थ्योरी कोई बहुत ज़्यादा क्रिटिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसके बेसिस पे आप ये कंक्लूड कर सकते हो मेथड क्या लगेगा। तो अगर आपका बिजनेस मॉडल होल्ड ओनली है, इससे बेहतर ये वाला माइंड मैप पे ये देखते हैं। हमेशा ये चेक करो पहले इंस्ट्रूमेंट एसपीपीआई मीट करता है क्या। इक्विटी शेयर कभी भी एसपीपीआई मीट नहीं करेंगे, क्योंकि जिसको सिर्फ ब्याज और मुद्दल वापस चाहिए वो कभी इक्विटी नहीं खरीदेगा। इसलिए इक्विटी पे हमेशा फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस मेथड लगेगा, एक्सेप्ट एक इनिशियल रिकग्निशन पे ऑप्शन है कि आप एफईओसीआई एनआर ले लो। इक्विटी के अलावा बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया है जो कि मिच्योर होने वाले हैं एक पर्टिकुलर डेट पे, यानी कन्वर्टेबल ओनली बॉन्ड है तो वो इक्विटी जैसे ही हो गए, तो वो एसपीपीआई मीट नहीं करेंगे, तो उस पर कॉस्ट मेथड लगेगा ही नहीं। पर रिडीमेबल बॉन्ड है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो उस केस में आपको देखना है कि क्या एसपीपीआई मीट हो रहा है। हाँ, वो सोनली फॉर पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट हो सकता है। तो नेक्स्ट फिर आपको ये देखना है कि क्या आपका बिजनेस मॉडल होल्ड ओनली है, अगर है तो कॉस्ट मेथड है, लेकिन होल्ड ओनली नहीं है, होल्ड और सेल है, तो फिर एफईओसीआई है। एफईओसीआई का मतलब होता है अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड ही लगाना है अपने को, लेकिन उस अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड के साथ में हमें क्या करना है, जो भी गेन लॉस है उसको अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में ले जाना है, डिस्कस करेंगे। और फाइनली अगर आपका इंटेंशन ट्रेड करने का है तो फिर आप एफईटीपीएल लगाओगे, कोई चॉइस नहीं, कुछ नहीं है। फेयर वैल्यू पे गेन लॉस यहाँ पे पीआरएल में जाएगा, यहाँ ओसीआई में जाएगा, और यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गेन लॉस बुक नहीं होगा। ये सारे मेथड्स हैं। सिंपल एग्जाम्पल ध्यान रखना, 12% रिडीमेबल डिवेंचर है, ड्यू डेट पे रिडीम होगा। ऐसे अगर आपका बिजनेस मॉडल होल्ड ओनली है, एसपीपीआई मीट हो रहा है, बिजनेस मॉडल होल्ड है, एसीएम लगेगा। पर होल्ड और सेल हुआ यानी हमारा इंटेंशन होल्ड करना ही नहीं है, मौका मिला तो बेच भी सकते हैं।
पक्का नहीं है उसी के साथ जीवन बिताएंगे, कोई और मिली तो बदल भी सकते हैं, पर अदरवाइज इंटेंशन आगे का भी है। ऐसी सिचुएशन में फिर आपको बोलना है कि बिजनेस मॉडल होल्ड और सेल है, ऐसे केस में FVOCI आल लगता है। और अगर आपका इंटेंशन ट्रेड है तो फिर FVTPL लगेगा। पर अगर कन्वर्टेबल ओनली डिवेंचर है जो कि सिर्फ कन्वर्ट होंगे तो ये SPPI मीट ही नहीं करेंगे, और SPPI मीट ही नहीं किया तो फिर आंख बंद करके FVTPL लगा दो, आपके पास और कुछ करने की जरूरत नहीं। एक्सेप्ट इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास एक FVOCI NR का ऑप्शन होता है। ये ऑप्शन इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट मिलता है, चॉइस ऑफ पॉलिसी नहीं है। इनिशियल रिकॉग्निशन डेट पे डिसाइड करना है, जो डिसाइड किया बाद में चेंज नहीं होगा। चल, मेथड कोई भी हो, इनिशियल रिकॉग्निशन फेयर वैल्यू पे होगा, ये तय है। इसका एकमात्र एक्सेप्शन है अगर आपने कोई क्रेडिट सेल करी है जो डेटर है जिसपे कोई ब्याज का एलिमेंट एज पर 115 फाइनेंसिंग कंपोनेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो उसे आप ट्रांजैक्शन प्राइस पे रिकॉर्ड करोगे, बाकी सब फेयर वैल्यू। एक और चीज ध्यान रखना, अगर कोई लोन दिया है किसी को जो कि रिपेबल ऑन डिमांड है, जब चाहूँ तब मंगा सकता हूँ, तो उसकी फेयर वैल्यू कभी भी फेस वैल्यू से कम नहीं होगी, यानी फेयर वैल्यू फेस वैल्यू के बराबर होगी। तो 3 ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जहां पे आपका ट्रांजैक्शन फेयर वैल्यू पे नहीं होता, और इसलिए जो पैसे आपने दिए हैं फाइनेंशियल एसेट में उससे कम उसकी फेयर वैल्यू होगी। नंबर 1, एम्प्लॉय को कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया। नंबर 2, सिक्योरिटी डिपॉजिट को रेंटल अरेंजमेंट में बिना ब्याज के दिया। नंबर 3, सब्सिडी को सस्ता लोन दिया। इन तीनों केस में फेयर वैल्यू कैसे निकाली जाती है? जनरल रूल ध्यान रखना है इस इंडेक्स का, फेयर वैल्यू कभी भी निकालनी है अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट से कैश फ्लोज पे लगा के, तो ये सोचना कि जो कैश फ्लो आपको एक्चुअल में मिलने वाले हैं उसे अगर आप किसी और को देने की बात करते हैं तो वो आपको आज कितने पैसे देता, यानी जो एक्चुअल कैश फ्लोज है उसे मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिस्काउंट करके आप देखोगे कि उसकी क्या फेयर वैल्यू। तो मैंने एम्प्लॉय को 10 लाख रुपए दिया इंटरेस्ट फ्री लोन पे, बोला 5 साल बाद पे कर देना, तो आप ये सोचो कि अगर कोई आपको 5 साल बाद 10 लाख रुपए देता तो आज आप उसे कितने रुपए देते, या आप किसी को 10 लाख रुपए देते तो वो आपको कितने रुपए देता, समथिंग लाइक दैट। हम ये सोचेंगे, नॉर्मली ऐसा सोचना है कि वो एम्प्लॉय अगर मार्केट में किसी और को कहता कि मैं 10 लाख रुपए आपको 5 साल बाद दूंगा, तो वो आदमी आज उसे उसके बदले में कितने रुपए देता, एक्सपेक्टिंग उसे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, उसके बेसिस पे फेयर वैल्यू आती है। तो ये फेयर वैल्यू लेवल 1 इनपुट की फेयर वैल्यू नहीं है, डिराइव्ड है। क्यों? क्योंकि सीधे मार्केट प्राइस नहीं है, लिस्टेड कंपनी के शेयर की प्राइस ऐसी। तो लेवल 1 इनपुट की फेयर वैल्यू से प्राइस निकलती है, तो जो ट्रांजैक्शन प्राइस यानी आपकी वैल्यू जो आपने पैसा दिया और फेयर वैल्यू का डिफरेंस PRL में जाता है। लेकिन अगर डिराइव्ड फेयर वैल्यू है तो ये फेयर वैल्यू का जो डिफरेंस है ये रिस्पेक्टिव इंडेक्स के अनुसार अकाउंट होगा। अगर वो इंडेक्स में से एसेट बुक किया जा सकता है तो आप एसेट बुक करेंगे और इसे फिर आप उस इंडेक्स के अनुसार अकाउंट फॉर करेंगे, नहीं तो PRL में डालेंगे। इफेक्टिवली इनिशियल रिकॉग्निशन हमेशा फेयर वैल्यू में होगा, कोई भी मेथड हो, अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड, फेयर वैल्यू थ्रू OCI या FVTPL। हालांकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट की अकाउंटिंग हर केस में अलग होगी, उस पर आते हैं। पहला, अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड। इस मेथड में सबसे पहले आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल सा एक सिचुएशन क्रिएट हो सकता है कि 10% डिवेंचर 50,000 की फेस वैल्यू के रिडीमेबल आफ्टर 3 years एट 10% प्रीमियम है। ये मेथड फाइनेंशियल एसेट लाइबिलिटी दोनों पे लगता है। आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, आपका एसेट है, 50,000 रुपये आपने दिए और आपको 55,000 रुपीज़ 3 साल बाद मिलेंगे। क्या आपका रिटर्न सिर्फ 10% ब्याज है? नहीं, 5,000 प्रीमियम भी है, यानी आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो IRR है वो 10% से ज़्यादा है। तो आपको रिकम्प्यूट करना होगा। कैसे? ये कहेंगे कि भैया मुझे क्या मिल रहा है हर साल 5,000 प्लस 55,000 एट द एंड ऑफ 3 years। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल दिस, आई नो आई पेड 50,000 विच इज द फेयर वैल्यू ऑन इनिशियल डेट। तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट से ये डिस्काउंट होगा? तो डेफिनेटली मेरा रेट ऑफ रिटर्न 10% से ज़्यादा होगा। सॉल्व करके 13% आता है, नॉर्मली इंस्टीट्यूट क्वेश्चन में देता है। तो आप बोलोगे कि मैं दिख रहा है 10 पर एक्चुअल में इसमें इफेक्टिवली 13% कमा रहा हूँ। और अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड का टेबल कैसे बनता है? इनिशियल रिकॉग्निशन फेयर वैल्यू प्लस माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, उस पर आते हैं। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई करो, जो एक्चुअल पेमेंट है माइनस करो, बैलेंस आपका 0 हो जाएगा। लास्ट ईयर में हमेशा ध्यान रखना थोड़ा बहुत राउंडिंग ऑफ होगा, जो इंटरेस्ट में आपको करके नीचे लिखना है इतना राउंडिंग ऑफ एडजस्टमेंट। कभी ट्रांजैक्शन कॉस्ट आ जाए तो याद रखना ट्रांजैक्शन कॉस्ट को FVTPL में PRL में डालते हैं, बाकी सब केस में वो आपकी फाइनेंशियल एसेट या लाइबिलिटी से एडजस्ट होगा। एसेट है तो कॉस्ट में ऐड होगा, लाइबिलिटी है तो कम होगा। तो देखिए 8% का डिवेंचर इशू किया 10% डिस्काउंट पर, इनिशियल ट्रांजैक्शन कॉस्ट 1% ऑफ फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू 1 लाख है। तो ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी का क्वेश्चन हो गया। अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड लगता है लाइबिलिटी में तो हमेशा ही, एक्सेप्शनल केस है उसमें नहीं लगता। क्या होगा इसमें? तो सीधे बोलो आपको आज क्या पैसे मिले, तो कुछ नहीं करना है, इसका सिंपल लॉजिक। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, यानी कि कैश फ्लो कैश फ्लो कैश फ्लो। आपको इससे कई कितना मिला? 90,000 रुपीज, उसमें भी 1% चले गया 1,000, इसका मतलब 89,000। बदले में देना क्या है आपको? तो सर हमको देना है 8,000 रुपये हर साल ब्याज के प्लस 1 लाख रुपीज आफ्टर 5 years प्रिंसिपल के।
तो बना दी इक्वेशन 89,000 इज इक्वल टू 8,000 इंटू एन्युटी फैक्टर एट सम परसेंटेज फॉर 5 years प्लस 1 लाख इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट सम परसेंटेज फॉर 5 years सो दैट दिस इक्वेशन सेटिस्फाई द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज 11%. देखिए इनिशियल रिकॉग्निशन कितने पे हो रहा है फाइनेंशियल लाइबिलिटी का, फेयर वैल्यू माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो कि 90 -1 है. तो भले ही डिवेंचर की फेस वैल्यू 1 लाख है पर फेयर वैल्यू 1 लाख नहीं है क्योंकि 10% डिस्काउंट पे इशू किया है, इसका मतलब इसकी मार्केट वैल्यू 90 है और उसमें जो मैंने ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर करी है वो और कम करती है. इस तरह से अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड की अकाउंटिंग होती है. तो ध्यान रखना कि अब इंडेस में डिस्काउंट ऑन इशू, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन इशू, ये सारी चीज़ें अगर कोई फाइनेंशियल एसेट लाइबिलिटी रिलेटेड है तो मोर सो लाइबिलिटी रिलेटेड है तो कोई सिक्योरिटी प्रीमियम वगैरह में नहीं जाएगी. ये सब इनिशियल डे के कैश फ्लो से एडजस्ट होकर आपके फाइनेंशियल लाइबिलिटी के कैरिंग अमाउंट को चेंज करेगी या फाइनेंशियल एसेट के कैरिंग अमाउंट को चेंज करेगी. इन क्वेश्चन में नॉर्मली आपको या तो डिस्काउंट या प्रीमियम या ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी, तो आप समझ जाना आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालना है. दूसरी कैटेगरी का क्वेश्चन आता है जहाँ ट्रांजैक्शन फेयर वैल्यू पे नहीं होता है. इसकी 3 ही पॉसिबिलिटी होती है, होती बहुत सारी है पर अपने मॉड्यूल में और एग्जाम में आज तक इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आया है. तो अभी तो अपन प्योर इसकी बात करें. पहला मैंने बोला तू मेरी है और सिर्फ मेरी है. अरे जगह की बात कर रहा हूँ. एक जगह हमें मॉल में इतनी पसंद आ गई, हमने बोला जगह हमें चाहिए. उसने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लीज पे दे देते. 5 साल के लिए उसने लीज पे दे दिया. हमने बोला ठीक है भैया दे दो, कल से आ जाते. उसने बोला सिक्योरिटी डिपॉजिट. मैंने बोला किस बात का? उसने बोला अरे जगह हमारी दे रहे हैं तुमको, हमारी अमानत तुझे देंगे तो क्या सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लेंगे? स्कूल में कॉशन मनी दिया था या नहीं? हमने बोला हाँ दिया था. तो उसने हमसे 10 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट रखवा लिया. हमने बोला हे भगवान इस पे ब्याज दोगे? उसने बोला स्कूल वालों ने कॉशन मनी पे ब्याज दिया था. हमने बोला नहीं. उसने बोला हम भी नहीं देंगे. 10 लाख रुपए का फाइनेंशियल एसेट, 5 साल का लीज टर्म, 5 साल बाद 10 लाख पर ही वापस मिलेगा. क्या ये नॉर्मल केस में तुम किसी को 10 लाख रुपए देते और बोलते 5 साल बाद 10 लाख ही वापस देना? ना बाबा ना. फिर तुमने क्यों दिया? क्यों? क्योंकि तुम्हारे कोई दूसरा कंसिडरेशन था कि तुम्हें जगह किराए पे चाहिए थी. तो ये 10 लाख रुपीस की फेयर वैल्यू कैसे निकालोगे? ये मत सोचना कि 10 लाख कहीं और लगाता तो कितने मिलते. नहीं 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 नहीं, ये सोचो अपने को जो मिलने वाला है वो क्या है? 10 लाख. उसकी फेयर वैल्यू क्या है? तो अगर मैं ये पैसा कहीं और इन्वेस्ट करता तो मुझे 8% रेट ऑफ रिटर्न मिलता. तो अगर मुझे 5 साल बाद 10 लाख रुपीस कोई दे रहा है तो आज मुझे कितने पैसे लगाना पड़ते हैं? वो उसकी फेयर वैल्यू. डेफिनेटली ये कम आता. समझो 7 लाख 7 लाख आ रहा है तो I'll have to say I'm giving you 10 lakh but the fair value of it is 7 lakh only. 3 lakh rupees I'm giving you excess. What is this 3 lakh rupees? This is basically my cost for taking this asset on rent. ये तरह से मेरी इनडायरेक्ट कॉस्ट है या एक तरह से सब्सटेंस में ही मेरी कॉस्ट है. तो इसके लिए इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी डिपॉजिट के इस तरह के केस में प्रेजेंट वैल्यू आपने जो दिया पैसा उसकी 567 है, आपने दिए 10 लाख रुपए, डिफरेंस 432. ये डिफरेंस 432 को आपको लीज के केस में किस नाम से बुक करना है सुन लो ध्यान से. एंट्री क्या होगी? पहले आपने पैसा दिया है तो टू बैंक 10 लाख, डेबिट होगा फाइनेंशियल एसेट सिक्योरिटी डिपॉजिट. कितने से? फेयर वैल्यू 567,427. और डिफरेंस कहां जाएगा? नंबर 1 इस केस में प्रीपेड लीज रेंटल ब्रैकेट में राइट ऑफ यूज एसेट. इस केस में डेफर्ड स्टाफ एक्सपेंस और डेफर्ड स्टाफ कॉस्ट असेट बुक होगा, ओवर द इयर्स अमोर्टाइज होगा एसएलएम बेसिस पे. और इस सिचुएशन में जहां सब्सिडी को पेरेंट ने सस्ते में लोन दिया है, इट विल बी ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी ऑफ सब्सिडी, जिसे बोला जाता है डीम्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ इन सब्सिडी. एनीवेज तो यहां पे आपने क्या किया? ये कर दिया. तो सबसे पहले ये जो पैसा है ये आपका डिफर्ड हो गया और आपका टेबल बनेगा. हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड में सबसे पहले फेयर वैल्यू निकालो. देखो फेयर वैल्यू और ट्रांजैक्शन प्राइस अलग है तो डिफरेंस कहाँ अकाउंट फॉर होगा ये निकालो. सेकंड इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालो. इन सारे क्वेश्चन में इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या होगा? जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया जाएगा, अनलेस कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट है उसके इसमें चेंज हो जाएगा. जो नवंबर 23 में हुआ था, हालांकि वो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट था. तो क्या किया आपने? मस्त एकदम होले होले, कोई दिक्कत नहीं है. फेयर वैल्यू आ गई, उससे ज्यादा पैसे दिए, डिफरेंस निकाल लिया, डेफर्ड कॉस्ट रिस्पेक्टिव इंडेज में अकाउंट फॉर होगी. ये फेयर वैल्यू को अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड से अकाउंट करना है तो इसमें हर साल इंटरेस्ट ऐड करते जाओ. मिलना कुछ भी नहीं है तो बस ऐड होते जाएगा. ये 5 साल बाद इसकी रिडम्पशन प्राइस पे 10 लाख रुपीस पे आ जाएगा. ये कहलाता है अमोर्टाइजेशन टेबल. प्रीपेड लीज रेंटल राइट ऑफ यूज के नाम से बुक कर सकते हो और ये रेंट एक्सपेंस में चले जाएगा. आईसीआई इसको डेप्रिसिएशन नाम देता है. डेप्रिसिएशन टू प्रीपेड लीज रेंटल और राइट ऑफ यूज एसेट. सेम इसी तरह से लोन टू एम्प्लॉय दिया है, सेम ट्रीटमेंट होगा. बस लोन टू एम्प्लॉय में हो सकता है कि एम्प्लॉय को आप 0% की बजाय 4-5% पे दे रहे हो, मार्केट रेट 8-9%, 8-9-10%. तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करना है इन क्वेश्चन में? एक्चुअल कैश फ्लो निकालना कि एम्प्लॉय आपको इंटरेस्ट प्रिंसिपल मिला के क्या दे रहे हैं.
फिर उसे डिस्काउंट कर देना, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से प्रेजेंट वैल्यू आएगी। आप उससे ज़्यादा पैसे दे रहे होगे, जो पैसा मिल रहा है वो फाइनेंशियल एसेट है आपका, और जो ज़्यादा आपने दे दिया है वो डेफर्ड एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस या डेफर्ड स्टाफ कॉस्ट है। तो इस तरह से आपकी उसमें अकाउंटिंग हो जाएगी, उसे आप डेफर करके बुक कर देना। इसमें अज्यूम कर लेना क्वेश्चन में कि जितने साल का लोन उतने साल एम्प्लॉय को रहना है, या जब तक लोन रिपे नहीं होगा एम्प्लॉय को रहना है, इसलिए कॉस्ट डेफर करना ओवर द ईयर्स, एसएलएम बेसिस पे राइट ऑफ करना। लीज में भी ऐसा ही। लेकिन अगर पेरेंट ने सब्सिडरी को सस्ते में लोन दिया है तो मार्केट रेट 10% है, पर पेरेंट ने 3 लाख का लोन सब्सिडरी को 6% पे दे दिया। तो आप सबसे पहले बोलो सब्सिडरी पैसे कितने देने वाली है। इट इज गोइंग टू पे अस हर साल 1 लाख प्लस 6% इंटरेस्ट मीन्स 18,000 12,600। तो आपके फ्यूचर कैश फ्लोज आ जाएंगे 1,18,000 1,12,000 1,06,000। अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू आप मार्केट रेट से निकालो कि भैया ये पैसा मैं किसी और को देता तो उसकी फेयर वैल्यू कैसे होगी, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। ये प्रेजेंट वैल्यू लेट्स से फॉर एग्जांपल आती है 279,473। तो आपने पैसे कितने ज़्यादा दे दिए 20527। क्यों दिया, क्योंकि वो मेरी सब्सिडरी है, घर में ही गया है ना, तो इसके लिए इसको नाम दिया जाता है टू इक्विटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय पेरेंट। किसके द्वारा, सब्सिडरी के द्वारा। तो बैंक वो सब्सिडरी की बुक्स में एंट्री होगी। ये एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसकी अकाउंटिंग दोनों की बुक्स में पूछ सकते हैं। इससे पहले वाले दोनों में अपन किसकी बुक्स में अकाउंटिंग पढ़ रहे थे, फाइनेंशियल एसेट, जिसने पैसे दिए। यहाँ पे पेरेंट और सब्सिडरी दोनों की बुक्स में आ सकता है। पेरेंट के लिए फाइनेंशियल एसेट है, वो अपनी बुक्स में एंट्री करेगा टू बैंक, डेबिट करेगा फाइनेंशियल एसेट इन्वेस्टमेंट, और जो बैलेंसिंग फिगर है एक्स्ट्रा जो उसने पैसे दिए हैं उसको डेबिट करेगा किसमें, डीम्ड कंट्रीब्यूशन टू सब्सिडरी। और सब्सिडरी क्या करेगी, टू डीम्ड इक्विटी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पेरेंट डिफरेंस। और ये पड़ा रहेगा कब तक, जब तक की सब्सिडरी आपकी सब्सिडरी है, तब तक इसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी, एज इट इज पड़े रहेगा। जब सब्सिडरी बिकेगी तब इसको रिवर्स करेंगे। तो इनिशियल रिकॉग्निशन एसीएम में किस पे होता है, फेयर वैल्यू प्लस माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। फाइनेंशियल एसेट है तो प्लस, लाइबिलिटी है तो माइनस। अगर आपकी कैश फ्लो ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन की प्रेजेंट वैल्यू फेयर वैल्यू कैश फ्लो ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन और फेयर वैल्यू बराबर नहीं है, तो जो डिफरेंस है उसे रिस्पेक्टिव इंडेस में अकाउंट करो, लीज, एम्प्लॉय बेनिफिट या सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट। अगर कोई स्पेसिफिक इंडेस अप्लाई नहीं कर रहा तो आप P&L में डाल दें। लेवल 1 पर बेस्ड है, P&L में डाल। इन सभी में एक चीज ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में आपको ईयर एंड पे बोला जाए करंट नॉन करंट क्लासिफिकेशन दिखाओ, तो जो टेबल बनाते हो ना, इस टेबल में फर्स्ट ईयर एंड पे कोई बता सकता है कितना करंट है। हो सकता है आपको लगे 189,420 में अगले साल 1,12,000 मिल रहा है तो 1,12,000 करंट है, बैलेंसिंग फिगर नॉन करंट है। नहीं, इस 1,12,000 में 18,942 इंटरेस्ट शामिल है, वो हटा के जो है वो करंट है। तो सिंपल तरीका है, जो नेक्स्ट ईयर एंड पर बैलेंस बच रहा है आपके प्रिंसिपल का वो नॉन करंट हो गया। क्यों, क्योंकि अगले साल के एंड पे भी ये रिकवर नहीं हुआ है। तो जो डिफरेंस आएगा 189,420 माइनस 96,362, वो बैलेंसिंग फिगर को करंट मानना। सिमिलरली जैसे स्टाफ का एक्सपेंस है आपका डिफरेंस, डेफर्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, जैसे आप 4 साल का अगर लोन है तो 4 साल में राइट ऑफ कर रहे हो, तो ध्यान रखना उसमें आईसीआई क्या मानता है, जो नेक्स्ट ईयर राइट ऑफ होगा वो करंट एसेट में दिखाना है, डेफर्ड एम्प्लॉय कॉस्ट, और जो उसके बियॉन्ड राइट ऑफ होएगा वो उसे नॉन करंट में दिखाना। तो ये डेफर्ड कॉस्ट को भी करंट नॉन करंट क्लासीफाई करता है इंस्टीट्यूट। ये आपके पास इन तीनों की समरी अकाउंटिंग हो गई आपकी ब्रह्मास्त्र से, और इसी के साथ आपका एक और डिस्कशन अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड का कंप्लीट होता है। नाउ नेक्स्ट कम टू कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये करने के बाद आप ये समझ लीजिए 50% प्रोबेबिलिटी एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो इतने से सॉल्व हो जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है इशूअर के बुक्स में ही ये अकाउंटिंग रेलिवेंट है। उसने एक लाइबिलिटी इशू करी है, डिवेंचर इशू किया है जो कन्वर्टेबल है। डिवेंचर इशू किया और कन्वर्टेबल है, इसका मतलब आगे जाके वो इक्विटी शेयर में बदल सकता है। हाँ, और उस पर हर साल ब्याज भी देना है। हाँ, तो अगर इंटरेस्ट पे करना है तो वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। हाँ, और सपोज ये मैंडेटरली कन्वर्टेबल है तो प्रिंसिपल पे ही नहीं करना है पर इक्विटी शेयर्स देना है तो वो कंपोनेंट इक्विटी है। हाँ भाई हाँ, यानी एक ही इंस्ट्रूमेंट में इक्विटी और डेट दोनों कंबाइंड है, तो उसे बोलते हैं कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इंडेक्स कहता है कि कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चंस में आपको इनिशियल रिकॉग्निशन पे फाइनेंशियल लाइबिलिटी कंपोनेंट को फेयर वैल्यू पे बुक करना है, और जैसे अभी अपन देख रहे थे ना, जो पैसा मिला माइनस जो आपकी फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल एसेट लाइबिलिटी है, डिफरेंस को अपन रिस्पेक्टिव इंडेक्स में काउंट कर रहे थे, यहां पे उस डिफरेंस को इक्विटी माना जाएगा। सर दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग, डोंट फियर व्हेन वी आर ऑल टुगेदर हियर। लेट्स टेक अ पर्टिकुलर केस। Reliance has issued 10% debenture, 25,000 redeemable or convertible after 4 years at par. Market interest rate, if there was no conversion option, would be 14%. Convertible shares
are of face value 10,000. That means fixed number of shares are issued, so fixed to fixed test is met. Hello, F to F meet हो रहा है. अब सबसे पहली बात यहाँ पे ये समझना कि जब भी रिडीमेबल और कन्वर्टेबल हो तो क्वेश्चन साइलेंट हो तो मान लेना होल्डर के पास ऑप्शन है, और होल्डर के पास ऑप्शन है तो कंपनी कैन नॉट डिसाइड वेदर टू कन्वर्ट और रिडीम. होल्डर विल डिसाइड वेदर ही वांट्स कैश और शेयर्स, एंड इफ द होल्डर डिसाइड दैट मींस इट इज अ लायबिलिटी फॉर द कंपनी, बिकॉज इफ द कैश आउटफ्लो इज अनअवॉइडेबल इट इज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी. In any contract, if the company has no right to avoid the cash outflows, it will be treated that cash outflow is a part of financial liability. So let's say if the option is with the holder, so what will happen? In this particular question, if you see दो चीजें दोस्तों, पहला क्या है, 10% डिवेंचर है, तो आप 10% ही इंटरेस्ट दे रहे हो, जबकि मार्केट में 14% है. तो लोग आपको क्यों 10% पे दे रहे हैं? क्यों? क्योंकि आपने इसमें कन्वर्जन ऑप्शन दिया. और मे भी यूजर्स को लग रहा है कि यार मैं कन्वर्ट करके है ना इसमें इक्विटी शेयर लेके कंपनी के ज़्यादा पैसे बना लूंगा, क्योंकि रिलायंस कंपनी है यार, क्या शेयर चल रहा है तेजी में. भले ही इन्होंने फिक्स फेस वैल्यू 10,000 का शेयर दिया है, इसकी मार्केट वैल्यू हो सकता है कि ज़्यादा बढ़ जाए तो हमें अच्छा रिटर्न मिल जाए, तो लोग 10% पर भी लेने को तैयार हो गए इस डिवेंचर को, क्योंकि उनको कन्वर्जन ऑप्शन मिल रहा है. यानी कि आप अपने इक्विटी शेयर प्रोबेबली थोड़ा सस्ते में देके उधर ब्याज बचा रहे हो. तो इंडेक्स क्या कहता है? लॉजिक शॉजिक छोड़ो, इंडेक्स कहता है बहुत सिंपल काम करना है. रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जो कन्वर्टेबल और रिडीमेबल डिवेंचर्स इशू किए हैं, ये अपने आप में क्या माने जाएंगे? कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि आपने इसमें इक्विटी एलिमेंट को वो शामिल करके ब्याज बचाए. तो सबसे पहला स्टेप होगा फाइनेंशियल लायबिलिटी की फेयर वैल्यू निकालना. वो कैसे निकालेंगे? बस आप फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्काउंट कर दो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से, जो कि 14% है. फ्यूचर कैश फ्लोज क्या है भैया? ब्याज से आप बच नहीं सकते हो, तो वो 10% है आपका. जो एक्चुअल पे करना है 2500 प्लस 25,000, क्योंकि होल्डर के पास ऑप्शन है लेने का, तो वो भी आपकी लायबिलिटी है. तो 2500 और 25,000 की एन्युटी फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर. हालांकि एन्युटी फैक्टर एग्जाम में यूज मत करना, पूरा टेबल बनाना कैश फ्लो हर वाल के एन्युटी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर डाल के टोटल डालना. कोई चीज समझ नहीं आ रही है, वाइंड करके वापस से सुनो, सुपर क्विक रिवीजन है. तो ये आ गया लायबिलिटी कंपोनेंट 22086. जबकि आपने पैसा कितना रिसीव किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज? 25,000. तो जो एक्सेस अमाउंट आपने रिसीव किया उसे इक्विटी कंपोनेंट में डाल दो. ये पड़ा रहेगा इक्विटी में कब तक? आखिरी तक. अगर शेयर कन्वर्ट हो गए तो ये कैपिटल या प्रीमियम में चले जाएगा, नहीं हुए तो इसे रिजर्व में ट्रांसफर कर. इसमें कोई चेंज नहीं होता, ये स्टेटिक रहता है. अब आपने लायबिलिटी बुक कर ली 22086, इसको एक नॉर्मल फाइनेंशियल लायबिलिटी की तरह काउंट करो. बस इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आपका क्या हो जाएगा? 14% द मार्केट रेट. ये सोच के कि आपने एक्चुअल में 22,086 रुपीज का लोन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया है, प्लस आपको 2914 सामने वाले ने एक्स्ट्रा प्रीमियम दे दिया, बिकॉज आप उसे कन्वर्जन ऑप्शन दे रहे. आप होल्डर ऑफ ऑप्शन हो, जो कंपनी है, जो इशुअर है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज. यहाँ पे क्या है? इशुअर रिलायंस इंडस्ट्रीज इज राइटर ऑफ द ऑप्शन, कि उसने ऑप्शन दिया है किसको? इन्वेस्टर को, कि भैया तेरे पास ऑप्शन है, चाहे तो शेयर लेना है तो ले ले. तो हमें प्रीमियम मिल गया कितने का? 2914 इक्विटी में चले गया, होल्डर के पास राइट आ गया, कहेगा कि वो चाहे तो कन्वर्ट करा सकता है. तो आप लायबिलिटी को 22086 से मेजर करोगे, आखिरी में 25,000 पे आ जाएगी. अब सपोज ये रिडीम हो गए तो 25,000 पे कर दो, और जो इक्विटी का बैलेंस है उसे रिजर्व में ट्रांसफर करना मत भूलना, अगर जर्नल एंट्री पूछी हो तो ये जर्नल एंट्री दी आपको. इफ कन्वर्जन नॉट सिलेक्टेड, ट्रांसफर इक्विटी टू रिजर्व. इफ कन्वर्जन सिलेक्टेड तो इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 की फेयर वैल्यू है, तो बचा हुआ सिक्योरिटी प्रीमियम में चले जाएगा. बट इस क्वेश्चन में बोलते हैं ऑप्शन अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना, आप उसे लायबिलिटी नहीं मानोगे. क्यों? क्योंकि कंपनी कैन अवॉइड, इवन इफ द कंपनी डज नॉट वांट्स टू, बट बिकॉज यू कैन अवॉइड, इट इज नॉट अ फाइनेंशियल लायबिलिटी. तो आपकी लायबिलिटी सिर्फ इंटरेस्ट पे. सो यू विल बुक लायबिलिटी ओनली फॉर 2500 फॉर 14% फॉर 4 years. And this will be the small liability component, and the balance will be equity component. And you will create an amortization table with liability of 7,300, 14% interest, balances to 0. Finally, if you convert, no problem, we'll issue equity shares. Any which ways, हमने यही माना था कि इक्विटी जाने वाले, पर अगर हमें पे करना पड़ा तो 25,000 रुपीज़ हमें क्या करना पड़ेंगे? तो इश्यूअर की बुक्स में बाद में उसे 25,000 पे करना होंगे, ये पेमेंट के समय की एंड की. इट विल पे 25,000 रुपीज़, out of which it has equity of 17,700, balance would be adjusted from reserves. But if it converts, equity of 17,700, 10,000 capital, and balancing figure goes to security premium. रिसीवेबल पेबल में ये रूल नहीं लगते, वो ट्रांजैक्शन प्राइस पे रिकॉर्ड होते हैं, अनलेस उसमें इंटरेस्ट एलिमेंट है कि आपने एक्सटेंडेड क्रेडिट दिया है, इसलिए क्रेडिट रिसीवेबल आपकी कैश प्राइस से ज़्यादा पे, तो फिर वो अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड से अकाउंट होगा. उस केस में उसकी इनिशियल रिकग्निशन वैल्यू जो होती है वो कैश प्राइस पे होती है, वो इंड AS 115. ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होती है? तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मतलब होता है ये कॉस्ट
किसी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड तब मानेंगे जब अगर वो ट्रांजैक्शन नहीं होता तो ये कॉस्ट बच जाती। हमारी कंपनी सोच रही है शेयर इशू करते, तो ऑथराइज कैपिटल बढ़वाया सबसे पहले, फिर शेयर इशू किए। तो एक बात बताओ, अगर तुम कैपिटल नहीं बढ़वाते और तुमने ऑथराइज कैपिटल बढ़ा लिया, फिर शेयर इशू नहीं करते, तो क्या तुम्हारी ऑथराइज कैपिटल बढ़ाने की कॉस्ट रिफंड मिल जाती? नहीं। तो ये ऑथराइज कैपिटल बढ़ाने की कॉस्ट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन कॉस्ट फॉर इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। पर आपने शेयर इशू किया, उस पर अंडरराइटिंग कमीशन दिया है जिसमें बोला है कि अगर सब्सक्रिप्शन सक्सेसफुल हुआ तो ही कमीशन मिलेगा, तो ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट रिलेटिंग टू इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स है। क्योंकि अगर इशू सक्सेसफुल नहीं होता तो फिर उस पर्टिकुलर केस में आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी एप्लीकेबल नहीं होती। हैविंग सेड दिस, ट्रांजैक्शन कॉस्ट की अकाउंटिंग कैसे होती? फाइनेंशियल एसेट पे तो कॉस्ट पे ऐड कर दो, अगर एसीएम मेथड। तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, इनिशियल रिकग्निशन से माइनस कर दो, वहां एसीएम ही लगता है। बट अगर वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट इक्विटी रिलेटेड है तो फिर उसको आपको कहां डालना पड़ेगा? रिजर्व्स में। वो इनिशियल रिकग्निशन वैल्यू से एडजस्ट नहीं होगी, और इस कारण से प्रॉब्लम आएगी एक ऐसे क्वेश्चन में जहां पे कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर हुई है। तो सबसे पहले कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर हुई है तो आप क्या करोगे? पहले आप ये सोचना कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है और फाइनेंशियल लाइबिलिटी इक्विटी निकालना। फिर ट्रांजैक्शन कॉस्ट को फाइनेंशियल लाइबिलिटी और इक्विटी के रेशियो में अलोकेट कर देना, और उस रेशियो में अलोकेट करके जो इक्विटी रिलेटेड ट्रांजैक्शन कॉस्ट है रिजर्व्स में डाल देना, डेबिट। और जो लाइबिलिटी रिलेटेड है उसको इनिशियल लाइबिलिटी की रिकग्निशन वैल्यू से कम कर देना। इससे आपकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी और इस कारण से आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जो ब्याज दे रहे हो उसके अलावा ये कॉस्ट और लग गई। ऐसे क्वेश्चन में जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा, अमोर्टाइजेशन टेबल उससे नहीं बनेगा, वो बनेगा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से, जो आपको रिकम्प्यूट करना होगा, जो कि नॉर्मली क्वेश्चन में दिया जाएगा। नवंबर 23 का आप क्वेश्चन देख सकते हो इसी के ऊपर था। और इसी के साथ दोस्तों हमारा अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड कंप्लीट हो जाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके अंतर्गत क्या क्या चीजें देखी। वाओ, सुपर क्विक रिवीजन में भी आओ करा देते हैं तुमको रिवीजन में रिवीजन। नंबर 1, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। कौन से वाले क्वेश्चन जिसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट, प्रीमियम वगैरह है, कॉस्ट निकाल, आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकाल। अदर देन फेयर वैल्यू, मार्केट रेट जो दिया जाएगा वो नॉर्मली आपका क्या होगा? इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। उससे आप फेयर वैल्यू निकालोगे और डिफरेंस की अकाउंटिंग करोगे। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी डेट कॉम्पोनेंट अलग करना है, ये सिर्फ इश्यूअर की बुक्स में अकाउंटिंग होती है। लाइबिलिटी अमोर्टाइजेशन टेबल से इक्विटी पड़ी रहेगी, पर इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट कभी आ जाए तो क्वेश्चन में रोमांच पड़ जाएगा, और उस केस में कॉस्ट को अलोकेट करना है इक्विटी वाली रिजर्व में। लाइबिलिटी वाला पोर्शन, लाइबिलिटी जो आपने निकाली है उसके बाद उससे एडजस्ट होगी, और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट नया निकालना होगा जो कि मार्केट इंटरेस्ट रेट के अलावा। ये आपका अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड होता है। और ये मेथड कब लगता है? लाइबिलिटी में आप समझ लें 99% केसेस में, लेकिन फाइनेंशियल एसेट में सिर्फ जब एसपीपीआई टेस्ट मीट हो रहा है इंस्ट्रूमेंट में और आपका बिजनेस मॉडल है होल्ड ओनली। अब आते हैं अगले मेथड पे, विच इज फेयर वैल्यू मेथड। चलो अब फेयर वैल्यू मेथड पे आते हैं। लेट्स सॉर्ट इट आउट वेरी इजीली। कैसा है ना दोस्त? अगर अपन ने लोन लिया तो नॉर्मली लोन में अपन क्या फेयर वैल्यू देखेंगे? तो वहां कॉस्ट मेथड सही है। और अगर अपन ने कहीं पैसे लगाए, अपना एसेट है, तो अगर तुम्हें फेयर वैल्यू से मतलब नहीं है, ये कब होगा? जब तुम्हारा बिजनेस मॉडल है कि उस इंस्ट्रूमेंट को तुम्हें मेच्योरिटी तक होल्ड करना है। एसपीपीआई टेस्ट मीट हो रहा है, यानी उसमें प्रिंसिपल और ब्याज ही मिलना है। तुम्हारा इंटेंशन भी है कि प्रिंसिपल और ब्याज ही लेना है, तो तुम क्यों फेयर वैल्यू की तरफ देखो जब अपने को जिस गली जाना ही नहीं है उस गली अपने नजर क्यों डालना? क्या करे सर, उम्र ही ऐसी है, शेट अप। पर अब कैसा है ना सर, कि नजर तो, मन तो चंचल है, थोड़ा इधर उधर तो होता है। इसका मतलब हमारा इंस्ट्रूमेंट है डिबेंचर जैसा, लोन दिया है हमने इस टाइप का, जिसमें मेच्योरिटी पे प्रिंसिपल मिलना है। पर हमारा ऐसा मॉडल नहीं है कि हम आखिरी तक ही रुकेंगे, बीच में हमें कहीं अच्छी वैल्यू मिल गई तो इसे बेच के दूसरा डिबेंचर भी ले सकते हैं। तो ऐसे केस में आप फेयर वैल्यू की तरफ देख रहे हो तो फिर इंडेस कहता है कि यू विल हैव टू यूज फेयर वैल्यू मेथड। पर क्योंकि आपका बिजनेस मॉडल होल्ड और सेल है, तो आप एक काम करो, इसकी अकाउंटिंग अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड जैसी ही करो। बस हर साल के अंत में इसकी फेयर वैल्यू देख लेना कितनी है, और जो कॉस्ट और फेयर वैल्यू का डिफरेंस है उसे पीआरएल में भी मत डालना, ओसीआई में डाल देना। जब रियलाइज हो जाएगा ना, तब ओसीआई से एक्यूमुलेटेड गेन पीआरएल में ट्रांसफर कर देना। इसे कहते हैं एफवीओसीआई आर। ये तब लगता है जब आपका इन्वेस्टमेंट बॉन्ड डिबेंचर्स में और आपका इंटेंशन बिजनेस मॉडल, नॉट इंटेंशन होल्ड और सेल है। इस केस में आपकी अकाउंटिंग बहुत ही सिंपल है। पहले पूरे अमोर्टाइज कॉस्ट टेबल का सारे सालों का टेबल बना दो,
फिर एक और एडिशनल एफर्ट डालो क्या कि हर साल की ईयर एंड की जो कॉस्ट है और फेयर वैल्यू का डिफरेंस है वो गेन लॉस बुक कर। ध्यान रखना इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो लगेगा वो वही होगा जो अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड में लगता है। इसका मतलब FVOCI-R में ACM पूरा एज इट इज लगेगा और ईयर एंड पे फेयर वैल्यू गेन लॉस अलग से OCI-R में जाएगा। इसके अलावा जो मेथड होता है वो होता है FVTPL। ये मेथड तब लगता है जब आपका बिजनेस ट्रेड करना है, आप एक्टिव ट्रेडर हो। आप एक चीज समझो कि आपने लेट्स से मार्च में 100 रुपए में एक शेयर खरीदा जो 31 मार्च को 150 हो गया और आपने उसे 2 अप्रैल को 150 पे सेल कर दिया। 50 रुपीज का गेन यहाँ पर वो आपका धंधा ही है ट्रेड करने का और यहाँ पे गेन हुआ 0। पुरानी तरकीब में हम क्या करते थे, रियलाइजेशन पे प्रॉफिट PRL में डालते थे, तो ये प्रॉफिट पूरा दिखेगा नेक्स्ट ईयर का, जबकि एक्चुअल में कमाया पूरा फर्स्ट ईयर में है। इंडेस कहता है ट्रेडर के लिए जब प्रॉफिट कमाया तब बुक कर दो, PRL में डाल दो, भले ही अनरियलाइज्ड है कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनीज एक्ट में डिविडेंड बांटने के लिए हम इसको क्या करेंगे, हटवा देंगे, बट अकाउंटिंग के लिए आप PRL में डाल दीजिए। तो ये मेथड का सिंपल सा लॉजिक है, ईयर एंड पर फेयर वैल्यू पे लाओ, गेन लॉस को PRL में डाल दो। तो इस मेथड में हमें सबसे सिंपल ट्रीटमेंट करना है, ईयर एंड पे फेयर वैल्यू, गेन लॉस PRL। सपोज अगर मेरा इंटेंशन या बिजनेस मॉडल है ट्रेड करना, और किसमें, बॉन्ड्स में। मैं क्या करता हूँ, आई बेसिकली इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स, फिक्स्ड रेट डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, एंड आई कीप ट्रेडिंग बिकॉज दीज आर ऑल लिस्टेड। हाँ तो हो सकता है, क्या दिक्कत है। तो ऐसी सिचुएशन में भी मैं FVTPL यूज करूंगा, पर सर इस पे तो इंटरेस्ट भी मिलता है। तो ध्यान रखना FVTPL मेथड में कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट को बुक किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट नहीं निकलता। तो FVOCI-R में इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आएगा, यहाँ पे अगर इंटरेस्ट एप्लीकेबल है तो उस केस में आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट नहीं लेना है, कूपन रेट लेना है। तो सर ये सब कैसे याद रखेंगे, वाई फियर व्हेन ब्रह्मास्त्र इज हियर, लेट्स सी व्हाट ब्रह्मास्त्र इज। दिस मॉडल इज एप्लीकेबल, example redeemable or convertible debentures, sorry, investment in redeemable debentures, not redeemable convertible. Intention is hold or sell. Initial recognition fair value plus transaction cost. If there is any difference between transaction cost and fair value, we have already discussed पहले कि transaction not at fair value को कैसे account करना। Subsequent measurement, initial recognition plus effective interest rate से interest minus interest received closing carrying amount, यानी कि ACM जैसा, absolutely amortized cost method जैसा, प्लस फेयर वैल्यू माइनस ये जो कैरिंग अमाउंट का डिफरेंस है, ये जाएगा आपका गेन लॉस। कहां पर, OCI-R में। अमोर्टाइज कॉस्ट पे इफेक्टिव इंटरेस्ट लगाना, ना कि फेयर वैल्यू पे। अकाउंटिंग क्या होगी, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करिए। डी रिकग्निशन क्या होगा, वो सब में सेम होता है। डेट ऑफ डी रिकग्निशन तक आप नॉर्मल जो मेथड है वो लगाइए और उसके बाद का गेन लॉस PRL में डाल दीजिए। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट यूज होगा यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम बुक करने। लेकिन FVTPL नॉर्मली इक्विटी शेयर्स में हो सकता है, बॉन्ड्स में भी हो सकता है, अगर आपका बिजनेस ट्रेड करना है। इसमें फेयर वैल्यू पे करो। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इंटरेस्ट इनकम अगर कुछ है तो उसे कूपन रेट से बुक करेंगे, इसमें कोई इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट नहीं निकालना, क्योंकि सब कुछ PRL में जा रहा है। इसलिए यहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी PRL में जाती है, एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होती। इनिशियल रिकग्निशन, आपने एक बॉन्ड खरीदा, आप ट्रेडिंग करते हो, खरीदने के लिए ब्रोकरेज पे करिए, वो ब्रोकरेज PRL में डाल दो। अगर FVTPL मेथड है वहाँ सब PRL में जाएगा। अब अगर मैं इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर रहा हूँ सर, उसमें तो बहुत फ्लक्चुएशन होंगे, P&L में जाएगा, मेरे प्रॉफिट्स को काफ़ी अफेक्ट कर देगा। तो अगर आप नहीं चाहते हो तो आपके पास एक ऑप्शन है कि इनिशियल रिकग्निशन डेट पे आप उसे क्या कर सकते हो, FVOCI-NR ले सकते हो। उस केस में ट्रांजैक्शन कॉस्ट विल गेट एडेड टू द इनिशियल रिकग्निशन वैल्यू, बट सब्सिक्वेंटली यू विल मेजर इट एट फेयर वैल्यू एंड द फेयर वैल्यू गेन लॉस विल गो टू OCI-NR। पर जब आप सेल करोगे ना, तब भी एक्यूमुलेटेड गेन लॉस रिक्लासिफाई नहीं होगा PRL में। यानी एक पेनल्टी लगाई आप पे कि भैया आप ये मेथड यूज करोगे तो पुराने गेन लॉस PRL में नहीं डालने देंगे, वो आखिरी में रिजर्व में जाएंगे। तो ये मेथड यूज करना है तो ये आपकी चॉइस है, सोच समझ के करना। इसमें ईयर एंड पे बस फेयर वैल्यू पे लाना है। इसमें कूपन रेट वाली बात ही नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ इक्विटी शेयर्स के लिए ही अवेलेबल है। तो इसमें डिविडेंड इनकम ही होगी, और डिविडेंड इनकम हमेशा जब भी रिसीव होगी या राइट टू रिसीव होगा PRL में। तो ये आपकी मेथड्स की अकाउंटिंग हो जाती है। एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल है ये, जिसमें हर तरह से अकाउंटिंग प्रिस्क्राइब करके दी गई है। अमोर्टाइज कॉस्ट होगा तो क्या होगा, बिग डील, बट यस, मुद्दे की बात आपको समझ में आ गई कि क्या होता है। इसमें दो स्पेशल केसेस सुन लो। डिविडेंड इनकम हमेशा P&L में जाती है। बुक कब होती है, व्हेन राइट टू रिसीव इज एस्टैब्लिश और
अमाउंट मिलने की सर्टेनिटी। तो या तो जब मिले तब बुक कर लो, या जब डिक्लेयर हो पर आपको सर्टन है कि पैसा मिल जाएगा तो भी बुक कर सकते हो। हमेशा कहाँ जाएगा? पीआरएल में, डिविडेंड इनकम, एक्सेप्ट एक केस, अगर आपका इन्वेस्टमेंट एफवीओसीआई एनआर से मेजर हो रहा है और डिविडेंड क्लियरली रिप्रेजेंट्स रिकवरी ऑफ कॉस्ट है, तो फिर आप उस डिविडेंड इनकम को पीआरएल में ले जाने की बजाय एसेट की कॉस्ट से कम कर दोगे। इसमें भी ध्यान रखना, अगर इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी जेवी एसोसिएट के शेयर्स में किया है तो ये रूल नहीं लगेगा, वहां पे डिविडेंड इनकम हमेशा पीआरएल में जाएगी। दूसरा स्पेशल केस है, अगर आपने कोई फॉरेन करेंसी बॉन्ड खरीदा है। अब फॉरेन करेंसी बॉन्ड के केस में अगर वो रिडीमेबल फिक्स इंटरेस्ट रेट बॉन्ड है तो उसमें माना जाएगा कि वो एसपीपीआई टेस्ट मीट करता है और वो मॉनेटरी आइटम है। तो एसपीपीआई मीट करता है तो एसीएम लगा सकते हो अगर बिजनेस मॉडल होल्ड ओनली है। अब एसीएम लगाओगे तो क्या है, आपने $100 का 6% बॉन्ड ऑफ $100 परचेज है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट आपका 6% $100 पे $6 होगा, रिसीव होगा $6 ईयर एंड पे, क्लोजिंग वैल्यू $100 होगी, पर आपको सब कुछ कन्वर्ट करना होगा, और कन्वर्ट करोगे तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या यूज होगा? तो इंडेक्स 21 कहता है कि फॉरेन करेंसी बॉन्ड मॉनेटरी आइटम होने के कारण ईयर एंड पे क्लोजिंग रेट पे आएगा, उसके इंटरेस्ट को एवरेज रेट पे बुक करेंगे, और इस कारण से ऐसा हो सकता है कि ओपनिंग रेट, इंटरेस्ट एवरेज रेट, क्लोजिंग रेट पे कारण देयर विल बी अ फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन गेन लॉस, वो पूरा उठा के पीआरएल में डाल देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अगर ये एफवीओसीआई मेथड हुआ तो इसमें क्या होगा? इस सिचुएशन में वही जो लॉजिक मैंने आपको पहले बताया, पहले आप उस फॉरेन करेंसी बॉन्ड को पूरा सॉल्व कर दो अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड से, फिर उसका फॉरेन एक्सचेंज रेट भी ले लो और रुपीज में कन्वर्ट भी कर दो, गेन लॉस निकाल लो, पीआरएल में डाल दो। फिर ये जो आपकी रुपी वैल्यू आ रही होगी ना, ये रुपी वैल्यू आ रही होगी बेस्ड ऑन द कॉस्ट। अब आप फेयर वैल्यू क्लोजिंग रेट पे मल्टीप्लाई करके फेयर वैल्यू इन रुपीज निकाल लें, तो ईयर एंड में आपकी अमोर्टाइज कॉस्ट आ रही है $100, रेट है 85, तो 8500, फेयर वैल्यू आ रही है $110, 85, तो 850 का आपका क्या हो रहा है, सॉरी आपकी अमोर्टाइज कॉस्ट आ रही है ईयर एंड पे $100 और रेट 85, तो आप 8500 पे एसीएम में बुक कर रहे हो। सपोज इसकी फेयर वैल्यू $110 है, रेट 85 लेंगे, तो ये 850 का गेन होगा, बस इसे उठा के आप ओसीआई में डाल देना। और अगर एफवीटीपीएल है तो कुछ सोचना ही नहीं है, कूपन रेट से इंटरेस्ट इनकम बुक करो, जो भी गेन लॉस है सब पीआरएल में डाल दो, वेदर इट इज फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस और फेयर वैल्यू। ट्रांजैक्शन कॉस्ट का लॉजिक मैंने आपको समझा दिया क्या होता है। फेयर वैल्यू किसे कहते हैं? एग्जिट प्राइस, सेलिंग प्राइस को, चीज़ें बेचते हैं तो जो पैसा हमें मिलेगा वो फेयर वैल्यू। ध्यान रखना, फेयर वैल्यू में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कुछ होती है तो माइनस होती है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में तो नहीं होगी, पर सेलिंग कॉस्ट माइनस नहीं होती है। तो अगर आपको बोला गया है कि आपने एक इन्वेस्टमेंट ₹100 का खरीदा, ब्रोकरेज ₹10 दी, एफईटीपीएल है, तो ये ₹10 की ब्रोकरेज ट्रांजैक्शन कॉस्ट पीआरएल में जाएगी, ये फाइनेंशियल एसेट बुक होगा। ईयर एंड पे फेयर वैल्यू 105 है पर ब्रोकरेज ऑन सेल 3 है, तो आपकी जो फेयर वैल्यू है वह 105 कहलाएगी, ना कि 102। तो आप इसे 100 से 105 पे लेके आओगे, ₹5 का गेन बुक कर दोगे, यानी ₹3 आपको इग्नोर करना है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फेयर वैल्यू इज नॉट नेट सेलिंग प्राइस, इट इज सेलिंग प्राइस। रेगुलर वे परचेज सेल सिंपली कहता है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन एक्सचेंज के थ्रू हो रहा है तो उसमें एक डेट होगी जब आपने ट्रांजैक्शन किया और एक होगी जब आपको पैसे मिलेंगे, सेल किया है तो, या शेयर मिलेंगे खरीदा है तो। आपके पास चॉइस है कि आप असेट, फाइनेंशियल असेट ट्रेड डेट पे जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट किया उस दिन, या सेटलमेंट डेट पे जब मिलेगा कभी भी बुक कर सकते हो। पर ये ध्यान रखना, दोनों में से जो भी यूज करना है वो अकाउंटिंग पॉलिसी की चॉइस है, और दोनों में गेन लॉस सेम बुक होना चाहिए। गेन लॉस सेम बुक होना चाहिए, इसका मतलब एक चीज समझो, ट्रेड डेट के बाद कोई भी वैल्यू में चेंज हो रहा है तो वो चेंज इन वैल्यू आपका गेन लॉस है, यू विल हैव टू बुक दैट गेन लॉस। 28 मार्च को 10,000 में मैंने खरीदा, 31 मार्च को फेयर वैल्यू हो गई 10,500, इस दिन बैलेंस शीट बनी और 2 अप्रैल को सेटलमेंट हुआ था, फेयर वैल्यू 10,600। अब अगर ट्रेड डेट अकाउंटिंग है तो आप इन्वेस्टमेंट को 28 मार्च पे बुक कर दो, समझो मैंने उसी दिन पेमेंट कर दिया तो 10,000 का फाइनेंशियल एसेट बुक हो गया। एफईटीपीएल है सपोज, तो ईयर एंड पे मैं 10,500 पे लाऊंगा, 500 पीएनएल में चले जाएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। 2 अप्रैल को मिलेगा तो फिर फेयर वैल्यू पे ले आऊंगा, 100 से बढ़ा दूंगा। पर अगर इसी की बजाय सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग है तो जब आप पैसा दोगे ना तब आप उसे दिखा देना कि मैंने एडवांस दिया है, असेट बुक मत करना। अब असेट बुक नहीं किया तो ईयर एंड पे फेयर वैल्यू पे नहीं लाना है, ऐसा नहीं है, लाना है, ₹500 के गेन बुक करना है। दोनों मेथड में गेन लॉस सेम बुक होएगा, क्योंकि वाजिब सी बात है, आज आपने शेयर खरीदा है तो आज के बाद के सारे गेन लॉस आपके हैं, ना कि सेटलमेंट के बाद के। तो इस पर्टिकुलर रीजन से आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू डेबिट ₹500 टू व्हाट,
फाइनेंशियल असेट फेयर वैल्यू गेन अकाउंट, तो ये फाइनेंशियल असेट नहीं आया पर फेयर वैल्यू गेन अकाउंट है। इंस्टीट्यूट ने जो सभी यूज़ किया है वो फेयर वैल्यू एक्सचेंज अकाउंट यूज़ किया। और फिर जब सेटलमेंट में फाइनेंशियल असेट बुक होगा तो 10,600 पे बुक होएगा। 500 का ये असेट इसमें मर्ज हो गया, 10,000 की आपने जो कॉस्ट दी थी वो मर्ज हो गई और 100 रुपीज़ का प्रॉफिट और बुक हो गया। दोनों केस में प्रॉफिट सेम बुक होता है, जस्ट दैट बुक्स में फाइनेंशियल असेट कब आएगा। इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन दिया है लोन टू सब्सिडरी का, इसमें 3 तरह की चांसेस होते हैं। पहला ये बोले लोन दिया है सब्सिडरी को, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही कम है पर डिमांड लोन है, कल चाहो तो कल वापस मांग लो। तो डिमांड लोन्स में जो फेस वैल्यू है वो फेयर वैल्यू होती है। तो 10,000 का लोन 0% इंटरेस्ट पे दिया है पर डिमांड लोन है, तो भी आप फाइनेंशियल असेट 10,000 पे और लाइबिलिटी 10,000 पे बुक करोगे, तो कोई भी यहाँ पे इनिशियल रिकॉग्निशन डिफरेंस नहीं आएगा। और अगर बोला है 10,000 का लोन दिया है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और बोला है 3 साल बाद पे करना, तो फिर आप फेयर वैल्यू निकालोगे जो अपन ने डिस्कस किया। और जो डिफरेंस होगा वो पेरेंट मानेगा कि इट इज इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी, सब्सिडी मानेगा इट इज इक्विटी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरेंट। तीसरा क्वेश्चन इसमें इंस्टीट्यूट देता है कि सब्सिडी टू पे व्हेन फंड्स आर अवेलेबल, ऐसा लिखा है तो ये मत मानना कि वो लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि सब्सिडी को पे करना है ऑन अ कंटिजेंसी। ये डिमांड लोन भी नहीं, तो ऐसे में आप एस्टिमेट करना क्या लगता है सब्सिडी कब पे करेगी, और जब लगता है वो पे करेगी उसके एस्टिमेट के अनुसार फिर आप क्या करोगे, उसको डिस्काउंट करके अकाउंट फॉर करोगे। ये आपका पूरा डिस्कशन हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल असेट्स, ऑल द 3 मेथड, अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड, फेयर वैल्यू मेथड्स, ओसीआई, आरएनआर एंड एफईडीपी। और अब फाइनेंशियल लाइबिलिटी। फाइनेंशियल लाइबिलिटी अपने आप में कोई बहुत ज़्यादा क्रिटिकली इंपॉर्टेंट डिस्कशन नहीं है आपके लिए, क्योंकि इसमें अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड ही लगता है। 6 एक्सेप्शंस है जहाँ पे अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड नहीं लगता है, जो कि वाकई बहुत बड़े बड़े एक्सेप्शंस, सॉरी बहुत ही अपने आप में रेयर एक्सेप्शंस हैं, जो बहुत ही अनलाइकली है लगना। सबसे पहला एक्सेप्शन जब अकाउंटिंग मिसमैच है। सपोज आप लोगों से लोन लेते रहते हो और वापस चुकाते रहते हो, क्योंकि लोन का पैसा आप इन्वेस्ट करते हो, जैसे ही आपको इन्वेस्टमेंट पे रेट कम मिलता है तो आप इन्वेस्टमेंट बेच के लोन चुका देते हो, ज़्यादा मिलता है तो और लोन ले लेते हो। तो आपके सारे इन्वेस्टमेंट एफईटीपीएल पे है, तो आपके लोन भी एफईटीपीएल पे होना चाहिए, क्योंकि आप दोनों में ट्रेड कर। क्योंकि अगर लोन कॉस्ट पे होगा और उसके इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू पे होंगे तो ये एक इनकंसिस्टेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, जिसे बोलते हैं अकाउंटिंग मिसमैच। ऐसे केस में दोनों फेयर वैल्यू पे मेजर हो। अब जब आप लाइबिलिटी को फेयर वैल्यू पे मेजर करोगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी, सोचो। लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू कैसे निकलेगी? मुझे किसी को 10,000 रुपये 1 साल बाद देने, उसकी फेयर वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा कि भैया आज मैं मार्केट में लोन लेने जाता हूँ तो मैं बैंक को बोलता हूँ मैं आपको 1 साल बाद 10,000 दूंगा, तो बैंक मुझे आज 9,000 रुपये देती है। वो बोलती है कि भैया 11% में ब्याज चार्ज करूंगी तुमसे, तो फेयर वैल्यू हो गई उसकी 9,000। अब आप समझो कि मैंने ऐसा एक लोन ले रखा है जो 1 साल बाद पे करना है 10,000 रुपीज़। आज मुझे उसकी फेयर वैल्यू निकालनी है। अब क्या हुआ, जब मैंने लोन लिया था ना तब तो 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, और अब उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% हो गया। तो क्या होगा? एक तरह से देखा जाए तो आप खुश हो, क्योंकि आपने अच्छा हुआ 11% पे लोन ले लिया, नहीं तो आज लेते तो 15% पे मिलता। तो आप इसकी फेयर वैल्यू निकालोगे ना तो वो कम आएगी। क्यों कम आएगी? क्योंकि 1 ईयर बाद 10,000 रुपीज़ की प्रेजेंट वैल्यू कितनी आएगी? 15% से डिस्काउंट करके कम आएगी, इन कंपेरिजन टू 11% से डिस्काउंट। सर ये कंफ्यूजिंग हो रहा है, चलो एग्जाम्पल देखते हैं। 15% का लोन है 5 ईयर्स के लिए, 10,000 एफईटीपीएल से मेजर करना है किसी कारण से, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ के हो गया 18%। फर्स्ट ईयर के एंड में फेयर वैल्यू क्या आएगी? आप देखो, इस लोन पे आप हर साल 1,500 पे करोगे, और 1 साल बाद आप फेयर वैल्यू दे रहे हो तो 4 साल बाकी है, 4 साल बाद 10,000 पे करोगे। क्योंकि मार्केट रेट 18% है, उससे डिस्काउंट करोगे तो फेयर वैल्यू 9193 है, बुक वैल्यू 10,000 है, तो 807 की लाइबिलिटी कम हो गई। फाइनेंशियल लाइबिलिटी कम होना मीन्स गेन। ये गेन कहाँ जाएगा? प्योरल में। पर यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट रेट बढ़ा है तो आपको गेन हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी क्रेडिट रिस्क प्रोफाइल डिटोरिएट हो गई, मार्केट वहीं का वहीं है पर आपकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में कम हो गई है, तो जो लोन पहले आपको 15 में मिल रहे थे अब 18% में मिल रहे। तो इस केस में इंडेक्स कहता है कि अगर आपकी फाइनेंशियल लाइबिलिटी की वैल्यू गिरने का कारण आपकी खुद की क्रेडिट रिस्क प्रोफाइल गिरना है, तो लाइबिलिटी कम करने से गेन पीआरएल में बुक करना अजीब बात होगी। इस सिचुएशन में आप गेन को पीआरएल में डालने की बजाय ओसीआई एनआर में डाल दीजिए। कहाँ डाल दीजिए? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नॉन रिक्लासिफाइबल। ओसीआई एनआर। हेलो, क्यों?
ये एक्सेप्शनल केस है जो बोलता है फाइनेंशियल लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू का रिडक्शन अगर क्रेडिट रेटिंग बोरोअर की कम होने के कारण उसकी फेयर वैल्यू कम हो रही है, तो ये गेन अजीब सा गेन है। इसे पीआरएल में डालना कितनी अजीब बात होगी कि मेरी मार्केट रेपुटेशन खराब हो गई तो मैं मजे में हूँ। क्यों? क्योंकि अच्छा मैंने पहले लोन ले लिया था, अब तो मिल ही नहीं रहा है, और जो लोन मिल रहा है वो भी सस्ते में सेटल हो जाएगा, बहुत प्रॉफिट हो रहा है, पीआरएल में डाल दो। ऐसा नहीं, बस यही डाल। अब सर कभी दोनों चीजें हो गई तो कोई बात नहीं है। सपोज रेट 18 हो गया जिसमें मार्केट रेट 1% से बढ़ गया और 2% मेरी क्रेडिट प्रोफाइल डिटोरिएट हो गई, तो आप 16% से फेयर वैल्यू निकाल लो। वो जो 16% से फेयर वैल्यू है वो 9720 आ रही है, कैरिंग अमाउंट आपका 10,000 है, तो 9720 और 10,000 का जो गेन है ये पीआरएल में डाल दो, और ओवरऑल फेयर वैल्यू 9193 है, तो 9193 और 9720 का जो गेन है वो OCI एनवायरमेंट। बहुत ही रेयर केस है तो ज़्यादा टाइम नहीं देते। ये पहला केस है। दूसरा है फाइनेंशियल गारंटी। फाइनेंशियल गारंटी के ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है दोस्तों। इसमें 3 लोग होते हैं। सबसे पहला है आपका क्रेडिटर, जिसने पैसा दिया है, यानी लेंडर बोरोवर को। ये दोनों की बुक्स में फाइनेंशियल गारंटी की कोई अकाउंटिंग नहीं है, क्योंकि इसकी बुक्स में फाइनेंशियल एसेट है, इसकी बुक्स में फाइनेंशियल लाइबिलिटी। जो थर्ड पार्टी गारंटी दे रही है गारंटर, उसकी बुक्स में फाइनेंशियल गारंटी की लाइबिलिटी अकाउंटिंग होगी। स्पेसिफिक 109 में कवर्ड है, 37 में नहीं। 109 कहता है कि अगर कोई भी आदमी गारंटी दे रहा है किसी और की लाइबिलिटी की किसी और के फेवर में, तो उसके सर पे वो एक रिस्क ले रहा है, और वो रिस्क का बुक्स में प्रोविजन बनाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपको कोई लॉस हो जाए। तो ये एक तरह का इम्पेयरमेंट लॉस है। तो सवाल उठता है प्रोविजन कितना बनना चाहिए? तो सीधी सी बात है, फेयर वैल्यू पे बनेगा। तो फाइनेंशियल गारंटी की जो अकाउंटिंग होती है वो नॉर्मली FVTPL पे होना चाहिए। क्या बोल के FVTPL? भैया ईयर एंड पे देख लो कितना लॉस होने की उम्मीद है, उतने लॉस का प्रोविजन बना दो। और एक छोटी सी चीज़ बताओ, नॉर्मली कोई गारंटी देगा तो क्यों देगा? कमीशन लेगा। कई लोग गारंटी देते हैं, काम ही करते हैं, उसका सिक्योरिटी रखेंगे आपकी थोड़ी और गारंटी दे देंगे आपके फेवर में। क्यों? क्योंकि उनकी बैंक है, NBFCs है, तो वो गारंटी उनकी थर्ड पार्टी मान जाती है, तो वो कमीशन चार्ज करेंगे। इंडेस 115 कहता है कि अगर आप 1 साल से ज़्यादा की गारंटी दे रहे हो और उसके लिए आप कोई फीस चार्ज कर रहे हो, तो वो पूरी फीस अगर आप एडवांस में भी ले रहे हो तो आप अभी इनकम बुक नहीं करोगे, गारंटी की टर्म में इनकम बुक करोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? समझो उदाहरण के तौर पे एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं, मैं आपको इसको समझा देता हूं, थोड़ा ट्रिकी है। आइए। आपकी गारंटी की फेयर वैल्यू कितनी है? लेट अस से A। कैसे निकालना है? बहुत सिंपल है। कितना अमाउंट गारंटी किया है इनटू प्रोबेबिलिटी फॉर डिफॉल्ट परसेंटेज, इम्पेयरमेंट में डिस्कस करेंगे, इनटू लॉस गिवन डिफॉल्ट की। अगर लॉस, प्रोबेबिलिटी फॉर डिफॉल्ट यानी क्या चांसेस है बैड डेट होने की, और अगर बैड डेट हुई तो कितना पैसा डूबेगा। जैसे आपके पास 100% सिक्योरिटी है तो 0% डूबेगा, तो फेयर वैल्यू 0 है। ये फेयर वैल्यू है फाइनेंशियल गारंटी की। अगर आपकी गारंटी की फेयर वैल्यू बढ़ रही है तो आपके लिए लॉस है, पीआरएल में डालोगे, FVTPL लगेगा। पर हो सकता है कि आपने कोई फीस चार्ज की हो, वो पूरी अभी इनकम बुक नहीं होगी, वो एक अनअर्न्ड इनकम है। जैसे इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम लेती है और आपका रिस्क कवर करती है, तो एक तरफ उसको डर है कि भैया अगर लॉस हुआ तो पे करना पड़ेगा, पर दूसरी तरफ उसकी प्रीमियम भी तो है। आपने अगर 1 साल की पॉलिसी ली है तो पूरी इनकम उसने अभी थोड़ी ना बुक करी है, कुछ इनकम बुक करी है, और लॉस फ्यूचर में होने का उसको रिस्क है। इसी तरह से गारंटी में फ्यूचर में लॉस होने का रिस्क है, पर उसके बदले में हमारे सामने इनकम भी है। तो इसके लिए क्या बोलते हैं कि भाई देखो, आप अदरवाइज अपनी बुक्स में एक लाइबिलिटी तो दिखाओगे ही, अनअर्न्ड रेवेन्यू जैसी, जिसे अनअमोर्टाइज्ड रेवेन्यू बोलते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपकी फाइनेंशियल गारंटी की फेयर वैल्यू उस अनअर्न्ड रेवेन्यू से भी ज्यादा है, तो एक्सेस की आप एक्स्ट्रा गारंटी लाइबिलिटी बुक करके लॉस बुक कर लो। अदरवाइज आप सिर्फ एडवांस लाइबिलिटी का लॉस बुक कर दो। तो यूँ कह दो कि A और B में जो भी ज़्यादा है उतनी फाइनेंशियल गारंटी की आपको क्या करना है, वैल्यू बुक करना है। उदाहरण के तौर पे 10 लाख की गारंटी दी है, 20,000 रुपये पर एनम फीस लगती है, और 3 साल की है। 48,000 रुपीज़ हमने अपफ्रंट पैसे चार्ज कर लिए गारंटी के, 20,000 इंटू 3, बट क्योंकि 12% मार्केट रेट है तो प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में 48,000।
तो टेक्निकली ये जो 48,000 रुपीज़ आपने चार्ज किए ना, इसका आप अमोर्टाइजेशन टेबल बनाओगे 115 के अनुसार। भाई ये 48,000 में इंटरेस्ट भी शामिल है, क्योंकि आपने एडवांस में लिए इसलिए आपने कम पैसे लिए, क्योंकि आप इस पर कमा रहे हो, माइनस आपका रेवेन्यू 20 है, तो फाइनली जीरो हो जाएगा। तो ये आपकी क्लोजिंग क्या है, ये बी है, एडवांस रिसीव्ड लायबिलिटी, अनअर्न्ड रेवेन्यू। इससे ज्यादा अगर आपकी फाइनेंशियल गारंटी की फेयर वैल्यू है ना, तो फिर आप फाइनेंशियल गारंटी को और ज्यादा पे बुक करना, लॉस बुक करना, और नहीं तो बस ये चल रहे। तो क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि फर्स्ट ईयर में प्रोबेबिलिटी फॉर डिफॉल्ट 1.5% है, और अगर डिफॉल्ट हुआ तो 10% लॉस होगा। तो देखो गारंटी 10 लाख की है, प्रोबेबिलिटी फॉर डिफॉल्ट से 1.5% है क्वेश्चन दिया, और अगर लॉस हुआ तो 10% पैसा ही डूबेगा, बाकी रिकवर हो जाएगा। तो 1500 रुपये की फाइनेंशियल गारंटी की फेयर वैल्यू है, और इधर आपकी 33760 की वैल्यू है, तो आप सिंपली 33760 पे ही अपनी फाइनेंशियल गारंटी को बुक करोगे। दैट्स अबाउट इट। तो आप क्या करेंगे, 48,000 रुपीज़ आपको आ गए, क्लोजिंग आपको लाना है 33760 पे, तो 48 माइनस 33760 जो क्लोजिंग चाहिए, ये आपकी इनकम बुक हो जाएगी। अब ऐसे ही नेक्स्ट ईयर निकाल लो, ये वैल्यू है 17811। नेक्स्ट ईयर चांसेस बैड डेट के 10% अगर हुए तो 20% पैसा डूबेगा ऐसा लग रहा है। तो इसका मतलब फेयर वैल्यू फाइनेंशियल गारंटी की 20,000 है। ऐसे भी मेरी अनअर्न्ड रेवेन्यू 17811 पे आ रहा है, तो आप उसकी जगह 20,000 पे ले। आप रेवेन्यू कितना बुक करोगे, सिंपल, आप ये बोलोगे कि भैया मुझे क्या करना है, 20,000 रुपीज़ की लाइबिलिटी अभी भी चाहिए। ओपनिंग कितने पे ले आया मैं, 33760 की ओपनिंग थी, क्लोजिंग 20 चाहिए, तो बस डिफरेंस बैलेंसिंग फिगर को रेवेन्यू एंड लास्ट ईयर पूरा हो गया और गारंटी पे ही नहीं करना पड़ी, तो जो बचा हुआ था आपका पूरा का पूरा इनकम बुक। सपोज किसी साल में गारंटी पे फेयर वैल्यू इतनी ज़्यादा आ जाती कि आपकी जो लाइबिलिटी बुकड है उससे भी ज़्यादा हो जाती, तो एक्सेस को लॉस बुक कर देंगे। तो बेसिक लॉजिक फाइनेंशियल गारंटी में क्या होता है, फाइनेंशियल गारंटी इज रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स एट हायर ऑफ ए और बी। व्हाट इज ए, अनअर्न्ड रेवेन्यू, व्हाट इज बी, फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल गारंटी। अब इसमें जो क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में दिया है, जो एग्जाम में आ चुका है, वो ये है कि बैंक, सॉरी, जो क्वेश्चन आया है वो क्या, देखिए, फाइनेंशियल गारंटी का जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है उसमें क्या बोला कि पेरेंट ने सन लिमिटेड, सब्सिडरी मून लिमिटेड के 10 लाख को लोन को जो उसने बैंक से लिया था 3 इयर्स के लिए 8% पे गारंटी किया है। तो गारंटर कौन है, पेरेंट। तो फाइनेंशियल गारंटी की अकाउंटिंग पेरेंट्स की बुक्स में ही, पेरेंट की बुक्स में ही होगी। अगर आपसे पूछा जाए मून की अकाउंटिंग करेगा, आप बोलोगे कि मून की कोई अकाउंटिंग 109 में नहीं होगी, उसको कोई चार्ज वार्ज देना है तो उसकी अकाउंटिंग कर ले अपनी नॉर्मल अकाउंटिंग प्रिंसिपल से, ये सिर्फ गारंटर के लिए। अब ऑब्वियस सी बात है कि गारंटी दी है तो पैसे लेने थे, तो इसने कोई पैसे नहीं लिए क्यों, क्योंकि सब्सिडरी है, इंटरेस्ट फ्री लोन जैसा हो गया। तो यहाँ पे क्या बोला है कि अगर ये गारंटी नहीं होती ना तो 11% पे लोन मिलता। तो जो 3% की इंटरेस्ट सेविंग है, अगर आप एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति गारंटी देते तो आप मैक्सिमम कितने पैसे चार्ज कर सकते थे मून से, 3%, यानी कि 30,000 पर आना। अब ये जो पर्टिकुलर लोन लिया है ये रीपे होने वाला है, और लेट्स से फॉर एग्जांपल इसमें कहा गया है कि दिस विल बी रीपेड इन अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। तो टोटल आपको कितनी फीस चार्ज करना चाहिए थी, अगर आप हर साल के अंत में लेते तो 30, बट अगर आप अपफ्रंट ले रहे हो तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू। तो पहली चीज़ ध्यान रखना कि आप सबसे पहले क्या करोगे, जब अकाउंटिंग करोगे तो आप ये बोलोगे कि मैंने सबसे पहले तो सब्सिडी को कितना बेनिफिट पहुंचा दिया, 30,000 इंटू एन्युटी फैक्टर फॉर 3 इयर्स। परसेंट कौन सा लेना, 11%, जो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट है बिना गारंटी का, 8% मत लेना। तो ये सॉल्व करोगे तो 73,230 का मैंने बेनिफिट पहुंचा दिया। पेरेंट बोल देगा ये मेरा इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी है, डीम्ड कॉन्ट्रीब्यूशन, सब्सिडरी बोल देगा ये इक्विटी कॉन्ट्रीब्यूशन है। सब्सिडरी की अकाउंटिंग छोड़ो, पेरेंट की। अब पेरेंट अपनी बुक्स में क्या दिखाएगा, 73,230 उसका इन्वेस्टमेंट है। टू क्या करेगा, ये अनअर्न्ड रेवेन्यू है उसका, तो ये फाइनेंशियल गारंटी की कैरिंग अमाउंट है, जो सेकेंड ईयर एंड या फर्स्ट ईयर एंड पे कितने पे मेजर होगी, तो अमोर्टाइजेशन टेबल बनेगा बकायदा। 73,230, 11% इंटरेस्ट, 30,000 रुपीज मेरा रेवेन्यू है जो मुझे आइडियली रिकवर करना था, तो क्लोजिंग बैलेंस 51,385 आना था। अब आप कंपेयर कर लो फाइनेंशियल गारंटी की फेयर वैल्यू क्या है। सपोज वो 20,000 है, तो बस आपको इतने पे ही रिकॉर्ड करना है। तो आप सिर्फ क्या करना,
दिस माइनस ओपनिंग इस साल का रेवेन्यू बुक हो जाएगा। तो रेवेन्यू 21935 हो गया, 51385 और 73320 का डिफरेंस। अब फाइनेंशियल गारंटी की फेयर वैल्यू आपको कितनी दी गई है? फाइनेंशियल गारंटी की फेयर वैल्यू शुरू में आपको 10,000 दी थी फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में इस क्वेश्चन में बोला है उसकी फेयर वैल्यू 30,000 हो गई। तो 30,000 हो गई, इसका मतलब अब आप 27037 की जगह 30,000 पे लाना। तो 51385 से 30,000 रुपीज की लाइबिलिटी रखनी है, तो 21385 बैलेंसिंग फिगर इनकम बुक हो जाएगी। इस तरह से फाइनेंशियल गारंटी की अकाउंटिंग। अब आते हैं डी रिकग्निशन। डी रिकग्निशन का मतलब क्या होता है? आपके कैश फ्लोज जो आपको मिलना थे वो खत्म हो गए, यानी रिडीम हो गए, या आपने किसी और को बेच दिया उसे मिलेंगे, या ट्रांसफर कर दिया कि भैया मुझे जैसे ही मिलेंगे तुझे दे दूंगा। तो डी रिकग्निशन अकाउंटिंग करना है। इसमें 7 पॉसिबिलिटी। पहला, आपने रिस्क और रिवॉर्ड पूरे ट्रांसफर कर दिए तो डी रिकग्नाइज कर दो असेट लाइबिलिटी को, गेन लॉस पीआरएल में डाल दो। पहले असेट की बात करते हैं। पार्शियल डी रिकग्निशन होता है जब या तो आपने स्पेसिफाइड कैश फ्लो भेजे, यानी एक डिवेंचर में सिर्फ इंटरेस्ट, या प्रोपोर्शनेट कैश फ्लो भेजे कि भाई जो भी आएगा उसका 30% तुम्हारा लमसम पैसे लेके, या स्पेसिफाइड कैश फ्लो का प्रोपोर्शनेट भेजा है, सारे इंटरेस्ट का 30% तुम्हारा बाकी मेरा। इनमें से अगर कुछ भी है तो माना जाएगा क्या कि ये पार्शियल डी रिकग्निशन है। पार्शियल डी रिकग्निशन में टोटल कैरिंग अमाउंट में से जितना पार्ट आपने बेचा है उसका कैरिंग अमाउंट निकालो, जितने में बेचा है वो माइनस कैरिंग अमाउंट प्रॉफिट होगा, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो अगर अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड है तो उससे बुक होते रहेगा। पर अगर कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि हमने 10 साल के इस पर्टिकुलर डिवेंचर में, जिसमें हमें ब्याज और प्रिंसिपल 10 साल बाद मिलने थे, हमने बोल दिया 3 साल के कैश फ्लोज आपके बाकी मेरे, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या कहना पड़ेगा? ये पार्शियल डी रिकग्निशन की अकाउंटिंग सेटिस्फाई नहीं करेगा, फुल डी रिकग्निशन में जाएगा। और इस केस में फिर आपको क्या करना है? जो पैसा मिला प्लस जो रिमेनिंग आपको मिलना है उसकी फेयर वैल्यू, ये डेबिट होगी आपका असेट, और जो एग्जिस्टिंग असेट का कैरिंग अमाउंट है वो क्रेडिट होगा, और डिफरेंस पीआरएल में प्रॉफिट जाएगा, फुल गेन लॉस। चलिए, ये पार्शियल डी रिकग्निशन सेकेंड केस। सर्विस फीस इग्नोर कर दें। कई बार ऐसा होता है कि कोई फाइनेंशियल असेट डी रिकग्नाइज होता है और नई फाइनेंशियल असेट आके जाती है, जैसे कि एक कन्वर्टेबल डिवेंचर ड्यू डेट पे कन्वर्ट हो गया इक्विटी शेयर्स में। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? डिवेंचर जाएगा और जो बदले में मिलेगा वो फेयर वैल्यू पे आ जाएगा, गेन लॉस पीआरएल में। कई बार ऐसा होगा कि आप ट्रांसफर कर रहे हो पर रिस्क और रिवॉर्ड ही ट्रांसफर नहीं हो रहा है, जैसे कि आपने डेटर किसी फैक्टर को ट्रांसफर कर दिया और बोल दिया कुछ भी बैड डेट्स होगी तो पूरी मैं रिम्बर्स करूंगा। तो सिर्फ बोलने के लिए आपके डेटा ट्रांसफर हुए हैं, एक्चुअल में देखा जाए तो आपने रिस्क और रिवॉर्ड तो ट्रांसफर किया ही नहीं है, आपके सर पे ही है। तो इस केस में जो पैसा आपको फैक्टर से मिला है उसे फाइनेंशियल लाइबिलिटी माना जाएगा। और आखिरी केस होता है जहां पे आपने ट्रांसफर किया भी है या नहीं किया है। अगर इसमें आपका कंट्रोल लूज हो चुका है, जैसे कि मैंने एक फाइनेंशियल एसेट बेच दिया और सामने वाले को ऑप्शन दिया कि भाई तेरी इच्छा हो तो तू मुझे अगले 1 महीने में कभी भी वापस कर देना, मैं ले लूंगा। दैट मीन्स अ फाइनेंशियल एसेट सोल्ड विद अ पुट ऑप्शन, दैट मीन्स अदर पर्सन कैन पुट इट एनी टाइम। तो मेरे सर पे रिस्क है कि मुझे वापस खरीदना होगा। इस केस में इंडेस बोलता है आप डी रिकग्नाइज कर दो, गेन लॉस बुक कर लो। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2 ही चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। पहला पार्शियल डी रिकग्निशन, दूसरा कंट्रोल रिटेंट। ये वो केस है जहाँ पे आपने लेट्स से आपका एक ट्रेड रिसीवेबल है 50,000 का, आपने उसे किसी फैक्टर को ट्रांसफर कर दिया और उसमें बोला कि भाई 10,000 रुपये तक की बैड डेट्स आई तो मैं बियर करूंगा, उससे ऊपर की आई तो मैं नहीं करूंगा। ऐसी सिचुएशन में आपने देखा जाए तो रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर करे भी हैं बट थोड़े बहुत अपने सर पे रखे भी हैं। इसे कहा जाता है कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट इन असेट। देखिए 50,000 डेटर 46,000 रुपीज में सेल कर दिए, 4,000 फैक्टर का कमीशन है। विथ रिकोर्स का मतलब होता है बैड डेट्स अगर हुई तो मैं रिइंबर्स करूंगा अप टू 46,000, पूरी बैड डेट मैं रिइंबर्स करूंगा। तो सीधी सी बात है, ये 46,000 आपकी फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, लोन है। और ये भी तय हो गया कि 4,000 का लॉस है, क्यों? क्योंकि आपको 46 से ज़्यादा तो मिलनी ही नहीं है। आपने बोला भैया मैं कोई बैड डेट बियर नहीं करूंगा, तो ये तो फुल डी रिकग्निशन है। आपने बेच दिया डेटर, अब आपको कोई लेना देना ही नहीं है, तो आप 4,000 का लॉस बुक करके डेटर अपनी बुक से हटा दो। लेकिन आपने बोला मैं 10,000 तक का बैड डेट बियर करूँ, ये बड़ा ही स्पेशल केस है। सबसे पहले आप इस केस में क्या करो, इसे पार्ट बाय पार्ट समझाता हूँ।
आपको कितना पैसा मिला? 46,000। डेटर आपका बुक से चले गया कितने का? 50,000। तो ये तो पक्का है कि आपका 4,000 का लॉस हो ही गया है। तो ये तो एक एंट्री हो गई, ये तय। ये पीआरएल में आपका लॉस चले गया। नेक्स्ट, ये भी पक्का है कि आपने अपने सर पे 10,000 रुपये तक की बैड डेट्स तो रखी है। तो क्या पक्का है क्या 10,000 की बैड डेट होगी? नहीं। क्या लगता है कितने की बैड डेट होगी? क्वेश्चन बोल रहा है फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल गारंटी, दिस इज द प्रोबेबल लॉस, 4500 है। तो आप एक एंट्री और पास कर लो। 4500 टू फाइनेंशियल गारंटी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू, तो आपका टोटल लॉस 8500 हो गया। बाद में अगर सपोज 1 रुपए की भी बैड डेट नहीं हुई तो ये रिवर्स हो जाएगा, पीआरएल क्रेडिट। ज्यादा की हो गई, 5,000 की बैड डेट हो गई तो 500 कॉल लॉस बुक हो जाएगा। प्रॉब्लम सिर्फ ये थर्ड पार्ट ऑफ द एंट्री में, क्योंकि 10,000 रुपये तक आपके सर पे अभी भी रिस्क है। इसका मतलब आपने जो डेटा ट्रांसफर किया उसमें से 10,000 के डेटा आपके सर पे अभी भी है, यानी अभी भी आपका कंटेनिंग इन्वॉल्वमेंट है असेट में 10,000 का। हालांकि ये 10,000 के असेट के पैसे आपको मिल चुके हैं, तो आप ये नहीं बोल सकते कि एसेट का पैसा मुझे मिलने का अधिकार है। अगर मिल भी गए तो आपको फैक्टर को देने हैं, क्योंकि अब सारे कैश फ्लोज डेटर के किसको जाएंगे? फैक्टर को। तो इसके लिए कॉन्ट्रा एंट्री पास करना है 10,000 टू 10,000 की, जिसका कोई रेलेवेंस नहीं है सिवाय इसका कि बुक्स में हमें कंटेनिंग इन्वॉल्वमेंट और उसकी लाइबिलिटी दिखाना है। ये जिस दिन हमारे डेटर पे ऑफ होकर सेटलमेंट खत्म हो जाएगा, ये रिवर्स होकर जीरो हो जाएगी। बस इतना ध्यान रखना कि फाइनेंशियल गारंटी और एसोसिएटेड लाइबिलिटी को क्लब करके दिखा देते हैं इन द नेम ऑफ एसोसिएटेड लाइबिलिटी। तो आपकी जो कंपाउंड एंट्री होगी वही होगी 46, कंटेनिंग इन्वॉल्वमेंट 10, एसोसिएटेड लाइबिलिटी 14,500। डेटर आपका क्रेडिट हो जाएगा 50,000 से, और लॉस आपका हो जाएगा 8,500 विच इज 4,000 प्लस 45। ये कंटेनिंग इन्वॉल्वमेंट इन असेट है। ये सब एग्जाम्पल्स दिए हैं। ये डी रिकग्निशन ऑफ फाइनेंशियल असेट हो गया। अब आते हैं फाइनेंशियल लाइबिलिटी के डी रिकग्निशन पे। ड्यू डेट पे हुआ तो कोई खास बात नहीं। प्रॉब्लम या मजा तब आता है जब अर्ली रिडम्पशन। अगर आपने फाइनेंशियल लाइबिलिटी को ड्यू डेट से पहले सेटल कर दिया तो जो भी एक्सेस पैसा दिया पीआरएल में डाल दो। लेकिन अगर आपने कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को अर्ली सेटल किया है तो जो भी एक्सेस पैसा दिया है वो दो चीजों को सेटल करने के लिए दिया है, एक लाइबिलिटी और एक इक्विटी कंपोनेंट, क्योंकि इसमें इक्विटी कन्वर्जन ऑप्शन था सामने वाले के पास, आप वो भी खत्म कर रहे हो। तो प्रॉब्लम यहां पर यह है कि जो लॉस लाइबिलिटी के सेटलमेंट से रिलेटेड है वो तो पीआरएल में जाएगा, पर जो इक्विटी से रिलेटेड है वो रिजर्व्स में जाएगा। एंड इस पर्टिकुलर कारण से आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल रूल है, जनरल रूल ध्यान रखना। जब भी किसी चीज में डेट इक्विटी दोनों कंपोनेंट हो तो हमेशा आप फाइनेंशियल लाइबिलिटी डेट कंपोनेंट की फेयर वैल्यू निकालो और बैलेंसिंग फिगर इक्विटी में डाल दो। यानी मेरे इस एग्जांपल में कोई कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिडीम होना था या कन्वर्ट होना था 5 साल बाद, पर 3 साल बाद ही आपने बोला यार ज्यादा पैसे ले लो और आज ही खत्म करो चलो, और लोग मान गए। तो आप ये देखना कि आज आपकी फाइनेंशियल लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू क्या है, यानी कि इस इंस्ट्रूमेंट में आने वाले समय में जो पैसे देने थे आज की मार्केट रेट से डिस्काउंट करूं तो उसकी क्या फेयर वैल्यू। आज की फाइनेंशियल गारंटी की फेयर वैल्यू, आज मतलब जिस दिन हम उसे अर्ली रिडीम कर रहे हैं, और कैरिंग अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी के डिफरेंस को आप पीआरएल में डाल दोगे, वो पीआरएल में चले जाएगा। और इसके बियॉन्ड अगर आपका कोई भी एक्सेस पेमेंट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो उसे आप रिजर्व से सेट ऑफ कर देना। ये मानना कि वो जो इक्विटी कंपोनेंट है उसे जल्दी सेटल करने के कारण हुआ है। The redemption amount will not be equal to the carrying amount of financial liability. Difference is a loss or a gain. This loss to the extent of fair value of financial liability and carrying amount of financial liability is debited to PRL. And the balance of excess payment will be adjusted from reserves. आगे ये सब डिटेल में समझाएंगे। और अगर कोई प्रीपेमेंट ऑप्शन है फाइनेंशियल लाइबिलिटी का तो वो एम्बेडेड डेरिवेटिव का पार्ट है, बाद में देखें। कोलैटरल मतलब नहीं है, मॉडिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल। मॉडिफिकेशन मतलब हमने टर्म्स चेंज कर दी। तो टर्म्स चेंज हुई है किसकी? एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की, जो एक के लिए फाइनेंशियल एसेट और एक के लिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी है।
तो मैंने बैंक से लोन लिया, मैंने बोला था 10-10 हज़ार करके 3 साल में पे कर दूंगा, पहले साल ही नहीं पे कर पाया, मैंने बोला बैंक इसको चेंज कर दो, 10-10 हज़ार 3 साल में पे करने की बजाय अब मैं आपको 4-4 हज़ार 6 साल तक पे कर देता हूँ, बस और पैसा नहीं है, सॉरी माफ़ करो। तो ये क्या हो गया, बैंक अगर मान जाएगी तो क्या होगा, ये मॉडिफिकेशन हो गया। तो बोरोवर के लिए ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी है जिसकी टर्म्स चेंज हो गई। अब इसमें फंडामेंटल क्या होता है, देखो अगर अपन होटल में गए और अपन ने बोला भैया एक फ्रेश लाइम सोडा लाना, सोडा नींबू वाला, वो लेके आया, फिर उसके बाद आपने उसमें बोला कि यार ये बहुत ज़्यादा खट्टा है, थोड़ा शक्कर ला दो, तो उसने शक्कर मिला दी, फिर आपने बोला अरे बहुत मीठा हो गया यार, थोड़ा इसमें नींबू मिला दो, तो उसने नींबू मिला दिया, फिर आपने बोला यार स्वाद नहीं आ रहा है, थोड़ा मसाला डाल दो, तो मसाला डाल दिया, फिर आपने बोला यार एक काम करो इसकी जगह इसका मॉकटेल बना के दे दो हमको, है ना, मोजिटो बना। तो बोलेगा सर देखो एक काम करो, इसको रहने दो, नया कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि तुम 100 रुपए के फ्रेश लाइम सोडा में 200 रुपए के मोजिटो के मजे लेना चाह रहे हो। मतलब क्या है, हल्का फुल्का चेंज है तो ये नहीं माना जाएगा कि आपका ऑर्डर चेंज हो गया, और अगर आप मेजर चेंज कराओगे तो फिर वो बोलेगा नहीं यार ये तो फ्रेश ऑर्डर में जाएगा। सेम इसी लॉजिक से अगर आपकी लाइबिलिटी के चेंजेस थोड़े बहुत हैं तो अपन क्या मानेंगे कि एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी में एडजस्ट कर देते, और ज़्यादा है तो मानेंगे वो लाइबिलिटी खत्म और नई लाइबिलिटी आज बुक होगी। कैसे पता पड़ेगा चेंजेस ज़्यादा है या कम है? बहुत सिंपल है, आप ये देख लो कि आपकी जो कैरिंग अमाउंट अभी लाइबिलिटी की है और जो रिवाइज्ड कैश फ्लोज है उन्हें डिस्काउंट कर लो ओरिजिनल इंटरेस्ट रेट से। इन दोनों की प्रेजेंट वैल्यू का जो फर्क है परसेंटेज टर्म्स में, अगर ये 10% और मोर है ऑफ द कैरिंग अमाउंट ऑफ द करंट लाइबिलिटी, तो ये सब्सटैंशियल मॉडिफिकेशन। सब्सटैंशियल मॉडिफिकेशन अगर है तो अकाउंटिंग बहुत ही सिंपल है, एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल लाइबिलिटी को पूरा क्रेडिट डेबिट कर दो और नई फाइनेंशियल लाइबिलिटी को आज की फेयर वैल्यू, आज के मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से रिकॉग्नाइज कर लो, जो भी डिफरेंस है पीआरएल में डाल दो। अगर कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर हुई है तो वो भी पीआरएल में चली जाएगी, ये मानना कि वो पुराने लोन को सेटल करने की कॉस्ट लेकिन अगर सब्सटैंशियल मॉडिफिकेशन नहीं है, डिफरेंस 10% से कम है, तो कुछ नहीं करना। जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपने पे करी, अगर कुछ पे की है तो उसे लाइबिलिटी से सेट कम कर देना। तो भैया आप कुछ पेमेंट करते हो लाइबिलिटी में तो कम होता है, तो मैंने लोन लिया था, बैंक ने बोला 500 रुपये कमीशन लगेगा ये रीनिगोशिएशन का, तो वो 500 से लाइबिलिटी कम हो जाएगी। अब जो नए पेमेंट करना है ना, उसकी ऐसी प्रेजेंट वैल्यू का रेट निकालो जिससे कि वो आपकी आज की लाइबिलिटी के बराबर आ जाए। तो सपोज बुक्स में लाइबिलिटी आ रही थी 25,500, ट्रांजैक्शन कॉस्ट दे दी 24,500, आगे जो मेरे पेमेंट है वो दिल से डिसाइड किया गया है कि मुझे 6,000 रुपीज़ आगे पे करना है 7 सालों तक, तो मैं एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालूंगा जिससे फ्यूचर पेमेंट्स 24,500 के बराबर आ जाए, और वो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से प्रोस्पेक्टिव अकाउंटिंग होगी। यानी यहाँ पे कोई भी गेन और लॉस पीआरएल में बुक नहीं होगा अगर सब्सटैंशियल मॉडिफिकेशन नहीं है। तो सिंपल याद रखने का या रटने का तरीका चाहिए तो ये ले लो, फाइनेंशियल लाइबिलिटी में इंटरेस्ट रेट जो भी आप यूज कर रहे थे ना, वो चेंज हर केस में होगा। क्या होगा, अगर सब्सटैंशियल मॉडिफिकेशन है तो मार्केट रेट में शिफ्ट हो जाएगा, और अगर नहीं है तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट को रिवाइज कर देंगे बेस्ड ऑन द रिवाइज्ड कैश फ्लोस। बट फाइनेंशियल एसेट में आप कभी भी इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं करोगे, वहां पे सिंपल लॉजिक है। वहां पे अब बैंक अगर इंडेक्स फॉलो करती, कर तो नहीं रही है, पर एनबीएफसी होती फॉलो करती होती, तो वो क्या बोलेगी कि भैया जो रिवाइज पैसा मिल रहा है ओरिजिनल इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से उसको डिस्काउंट करके क्या प्रेजेंट वैल्यू अब मिल रही है, पहले कितनी मिल रही थी, कम मिल रही है, डिफरेंस लॉस पीआरएल में डाल दो, इंपेयरमेंट लॉस के नाम से बुक कर सकते। हालांकि इसमें अगर आपने इस लोन में पहले कोई गेन लॉस बुक करा है, जैसे मैंने एम्प्लॉय को लोन लिया था, उसको बोला था कि ये लोन है 5 साल में पे कर, 2 साल बाद उसने क्या किया, एक आध किश्त जल्दी पे कर दी, तो टर्म्स चेंज हो गई, जिस कारण से अब जो रिवाइज्ड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो इट इज नॉट कमिंग इक्वल टू द कैरिंग अमाउंट। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है इसे पीआरएल की बजाय, क्योंकि पहले आपने एम्प्लॉय को कंसेशनल इंटरेस्ट रेट लोन में जो डिफरेंस था उसे डेफर्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में डाला था, तो यहाँ पर भी आप क्या करो, जो गेन या लॉस आपका हो रहा है ना उसे डेफर्ड में एडजस्ट करो। ऐसा कहीं इंडेक्स में दिया नहीं है, पर ऐसा आईसीआई करता है। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप पीआरएल में डाल दो। यहाँ ध्यान रखना, अगर कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट है तो उसे अलग से अमोर्टाइज करेंगे, उसे पीआरएल में नहीं डालेंगे। तो पूरी अकाउंटिंग असेट होल्डर के लिए अलग है और लाइबिलिटी प्रोवाइडर्स के लिए अलग है।
क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। अभी ऑब्जेक्टिव है क्विक रिवीजन करना है, रिकैप कराना है। इम्पेयरमेंट ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, इम्पेयरमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है। पहली बात, ये सिर्फ एप्लीकेबल है फाइनेंशियल एसेट्स, वो भी ये सिर्फ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाता है। इम्पेयरमेंट अंडर इंड एस 109 इज नथिंग बट प्रोविजन फॉर बैड डेट। बैड डेट का रिस्क किसमें होता है? जहाँ पे आपने किसी को क्रेडिट दे रखा है। तो इक्विटी शेयर पे कभी इम्पेयरमेंट बुक नहीं होता, क्योंकि वो फेयर वैल्यू पे ऐसे ही मेजर हो रहा है। जिनसे पैसे लेने और अब आपको लग रहा है वो पैसे नहीं देंगे, बैड डेट्स हो जाएगी, तो आप इम्पेयरमेंट बुक करते हैं। दैट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर फाइनेंशियल एसेट्स विच आर मेजर्ड एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड। जो चीज़ फेयर वैल्यू पे आ रही है उस पर क्या करोगे? क्योंकि ऐसे भी फेयर वैल्यू में सामने वाली पार्टी की क्रेडिट वर्थिनेस डिटोरिएट हुई है तो लॉस बुक ही हो रहा है, तो उस पर इम्पेयरमेंट और बुक करके मतलब नहीं है। जो कॉस्ट पे उसमें इम्पेयरमेंट बुक करना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है लॉस बुक होने से रह जाए। पर इंडेस कहता है FVOCI आर में हम इम्पेयरमेंट लगाएंगे, क्योंकि FVOCI आर में फेयर वैल्यू गिरी तो वो गिरा हुआ जो गिरने का लॉस हुआ है वो OCI में गया है, जबकि अगर क्रेडिट वर्थिनेस डिटोरिएट हो गई है तो PRL में जाना चाहिए। तो इंडेस कहता है कि फाइनेंशियल एसेट जो डेट के नेचर में होते हैं, जिसमें हमने पैसे दिए और हमें पैसे मिलने वापस, जिसे कॉस्ट पे या FVOCI आर में मेजर किया है, इन दोनों पे ये इम्पेयरमेंट का प्रोविजन लगेगा। इक्विटी शेयर के इन्वेस्टमेंट पे कभी नहीं लगेगा। फाइनेंशियल गारंटी और लोन कमिटमेंट दोनों की अकाउंटिंग एक समान होती है, इन दोनों पे लगेगा। ध्यान रखना दोस्तों, 6 केसेस में होता है फाइनेंशियल गारंटी लाइबिलिटीज को फेयर वैल्यू पे मेजर या अदर देन अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेजर करते हैं। उसमें से 3 यहाँ डिस्कस होंगे। एक लोन कमिटमेंट अपन ने कर लिया, 2 कोई बिजनेस कॉम्बिनेशन और एक डेरिवेटिव में। खैर तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सारे फाइनेंशियल एसेट जो पैसे लेने हमें किसी से, ACM FVOCI आर से मेजर होने वाले, उसमें अगर FVTPL पे तो उसमें नहीं, क्योंकि ऐसे भी लॉस PRL में जा रहा है। फाइनेंशियल गारंटी, लोन कमिटमेंट, लीज रिसीवेबल 116 और ट्रेड रिसीवेबल 115 में जो क्रिएट होते हैं, उन सब के ऊपर ये प्रोविजन लगता है। एक बात बताओ, बैड डेट्स कब बुक करना चाहिए? जब आदमी पैसे देना बंद कर दे या जब आपको लगे पैसे नहीं आने वाले, दोनों ही केस में। इसलिए इंडेस में एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस अप्रोच होती है, ना कि पास्ट ड्यू अप्रोच। अगर किसी ने पैसे अभी तक रेगुलर दिए पर अब आपको लग रहा है उसकी पोजीशन खराब हो गई है और अब वो नहीं देगा, तो आप अभी से प्रोविजन बनाना शुरू कर दो, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस अप्रोच। अब एक चीज समझो, कोई आपका दोस्त का भाई है जिसने CA ज्वाइन किया है, दोस्त पूछ रहा है यार इसको देख के बता क्या लगता है, क्या परसेंटेज चांस है कि ये फाउंडेशन क्लियर कर लेगा या फाउंडेशन में फेल हो जाएगा। हमने बोला 10% चांस है ये फेल हो जाएगा। एवरेज रेशियो फेलिंग का 50% होता है, ये लड़का अच्छा है 10% इसका। पर अगर वो हमसे पूछे कि क्या चांस है कि ये पूरे CA के कोर्स में एक बार फेल होएगा, कहीं ना कहीं हम बोलेंगे भैया उसका चांस 25%। सिमिलरली मैंने किसी को पैसा 5 साल के लिए दिया है, क्या चांस है कि अगले साल में ये आदमी हाथ खड़े कर देगा, पैसे नहीं देगा? हो सकता है आपको लगे 0%, 1%, 5%। पर वहीं मैं पूछूं क्या चांस है कि 5 साल में ये कभी भी ये दिवालिया हो सकता है, वेट डेट्स हो सकती है, तो हम बोलेंगे यार इसके चांस थोड़े ज़्यादा है। तो इसके लिए क्या होता है, हमें एस्टिमेट करना होता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर डिफॉल्ट परसेंटेज। अब या तो हम ये 12 मंथ्स के लिए एस्टिमेट करेंगे बाइनोकुलर अप्रोच, या हम लाइफ टर्म ऑफ द असेट के लिए लेंगे, वो लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस अप्रोच। इंडेस कहता है कि नॉर्मली आपके कोई भी फाइनेंशियल एसेट में जिनमें आपको पैसे लेना है, आप 12 मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस अप्रोच लगाओ। यानी आप ये देखो अगले 1 साल में क्या लग रहा है क्या कि बैड डेट्स होगी, अगर होगी तो क्या परसेंटेज चांस है बैड डेट होने का, प्रोबेबिलिटी फॉर डिफॉल्ट परसेंटेज। और अगर बैड डेट हुई तो कितना नुकसान होगा। हो सकता है आपके पास अच्छी सिक्योरिटी हो तो नुकसान कुछ भी नहीं। और आप क्या करो, इसके बेसिस पे प्रोविजन बना दो। कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। पर अगर आपको लगता है कि नहीं आपका जो डेटर है या जिससे पैसे लेने हैं उसमें रिस्क बहुत बढ़ गया है, तो फिर आप एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस अप्रोच लाइफ टाइम की लगाओगे। तो व्हेन देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क वी विल हैव टू अप्लाई लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस अप्रोच। यानी फिर हमें देखना होगा कि पूरे CA में कब फेल हो सकता है, यानी कि पूरी टर्म में क्या चांसेस है बैड डेट्स के होने के, परसेंटेज बढ़ जाएगा। कब मानते हैं सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क हो गया? अगर 30 दिन से ऊपर कोई पैसा ओवरड्यू हो गया है, जैसे RBI में 90 डेज रूल होता है, यहाँ पर 30 है, मोर देन 30 डेज ओवरड्यू है, तो नॉर्मली माना जाएगा कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क। हालांकि ये हो सकता है कि ये असम्पशन फेल भी हो जाए। जैसे आप प्रूव कर दो बैलेंस शीट डेट के बाद आपके पास पूरा पैसा आ गया उसका, तो फिर आपको सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क लेने की जरूरत नहीं।
पर अगर किसी का पास ड्यू 30 डेज से ज़्यादा नहीं है तो आप नॉर्मली अज्यूम कर सकते हो कि इसमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क नहीं हुआ है, पर फिर भी आपको लगता है कोई एडवांस ज़्यादा रिस्की है तो आप मान सकते हो उसमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क हुआ है, और अगर हुआ है तो फिर लाइफ टाइम अप्रोच पे शिफ्ट हो जाना 12 मंथ्स की बजाय। हालांकि ट्रेड रिसीवेबल ऐसी चीज़ें हैं जिनमें लाइफ टाइम 12 मंथ में डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए नॉर्मली होते हैं, तो इसके लिए हमेशा लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस अप्रोच लगती है। पर अगर आपके ट्रेड रिसीवेबल लॉन्ग टर्म वाले हैं जिनमें ब्याज लगता है, जैसे होता है ना डेफर्ड क्रेडिट, हमने किसी को क्रेडिट लंबे समय के लिए दिया है 3 साल के लिए और उससे ब्याज भी चार्ज किया है, कैश प्राइस से ज़्यादा पे सेल किया, उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट असेट। सिमिलरली लीज पे अगर अपन कोई चीज़ देते हैं तो उसमें लंबे समय तक पैसा मिलता है। तो इंडेस ने कहा है इन दोनों के केस में आपके पास ऑप्शन है कि आप 12 मंथ या लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस अप्रोच में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, और ये चॉइस ऑफ पॉलिसी है। तो अगर आपने बोला कि मेरे सारे कॉन्ट्रैक्ट एसेट में मैं 12 मंथ अप्रोच पे जाऊंगा, नो प्रॉब्लम। आपने लीज में बोला ऑपरेटिंग लीज में आई गो फॉर लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस अप्रोच, फाइनेंस लीज पे आई गो विद एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस अप्रोच फॉर 12 मंथ्स, चलेगा। पर आप ये नहीं बोल सकते इस ऑपरेटिंग लीज में आई गो फॉर 12 मंथ और इसमें जाऊंगा मैं लाइफ टाइम अप्रोच के लिए, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। थ्योरी में क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, एमसीक्यू आ सकते हैं। अगर कोई एसेट आपने एनपीए खरीद लिया, यानी क्रेडिट इम्पेयर्ड, खराब एसेट ही खरीदा सस्ते दामों में कि कभी मिल गए तो जैकपॉट लग जाएगा, तो उस पर हमेशा लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस अप्रोच लगेगी। बाकी सब में अगर इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क है तो लाइफ टाइम, अदरवाइज 12 मंथ काफी है। अब प्रोविजन कैसे बनाना है, तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। इंडिविजुअल एसेट में बनाना है तो आप देख लो उसमें क्या पैसा मिलना था और क्या लग रहा है अब पैसा मिलेगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, डिफरेंस का प्रोविजन बना। पर हो सकता है कि यार आप बहुत सारे लोगों को लोन देते हो, तो वहाँ फिर आप प्रोबेबिलिटी फॉर डिफॉल्ट परसेंटेज इनटू लॉस गिवन डिफॉल्ट परसेंटेज इनटू द अमाउंट लगा के प्रोविजन बना सकते हो। पर ट्रेड रिसीवेबल में सिंप्लीफाइड अप्रोच यूज़ की जा सकती है, जिसके अंतर्गत आप सिंपली एक प्रोविजन मैट्रिक्स बना लो, कुछ ऐसा कि भाई हमारे ट्रेड रिसीवेबल जो इतने ओवरड्यू है उनके ऊपर ये परसेंटेज लगाओ, टोटल प्रोविजन निकालो। कोई भी अप्रोच आपकी चलेगी जो एप्लीकेबल है। ध्यान रखना मैट्रिक्स अगर यूज़ करते हैं तो सिंप्लीफाइड है, प्रोबेबिलिटी फॉर डिफॉल्ट परसेंटेज को जनरलाइज बोलते हैं, और 1 to 1 कैलकुलेट करते हैं तो उसे एस्टिमेशन कहते हैं। ध्यान रखना जब भी आप प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाओगे, यानी इम्पेयरमेंट का प्रोविजन बनाओगे, तो क्या उसे हम प्रोविजन के नाम से जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट बनता है वो करेंगे या असेट को ही कम कर देंगे। तो इसके लिए इंडेस कहता है कि 3 स्टेज में फाइनेंशियल एसेट्स को मेजर किया जाता है। स्टेज 1 जहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है, स्टेज 2 जहाँ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क हो गया, और स्टेज 3 जब इन क्रेडिट इम्पेयर्ड हो गया है, हमारी पार्टी इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोर्ट में चली गई है, दिवालिया हो गई है, हाथ खड़े कर दिए। इस केस में जो इम्पेयरमेंट का प्रोविजन है आप उसे एसेट से ही राइट ऑफ करके एसेट का कैरिंग अमाउंट कम कर दो। इन दोनों केस में आप प्रोविजन को अलग से दिखाओ, लाइबिलिटी साइड में नहीं, इनर कॉलम में माइनस करके। ध्यान रखना हमेशा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट किस पे चार्ज होगा, क्योंकि अगर आप राइट ऑफ करोगे किससे, कैरिंग अमाउंट से, तो अब इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट नए कैरिंग अमाउंट पे चार्ज होगा। तो इन दोनों केस में इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ग्रॉस कैरिंग अमाउंट पे चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि आप बैड डेट्स का जो प्रोविजन है, इम्पेयरमेंट का प्रोविजन, उसे राइट ऑफ नहीं कर रहे थे, और यहाँ राइट ऑफ हो रहा है तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट रहेगा वही, पर वो चार्ज किस पे हो जाएगा, अमोर्टाइज कॉस्ट, विच इज जो ग्रॉस अमाउंट था माइनस इम्पेयरमेंट लॉस। तो क्रेडिट इम्पेयर्ड पे आप इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट रिड्यूस्ड या इम्पेयरमेंट के बाद जो अमाउंट बचा उस पर लगाओगे, बाकी केस में ग्रॉस अमाउंट। बाकी ये सब कंपेरिजन है, रिक्लासिफिकेशन उतना पूछते नहीं है, सिंपल ध्यान रखना सिर्फ फाइनेंशियल एसेट में मेथड चेंज हो सकता है, लाइबिलिटी में नहीं। बिजनेस मॉडल चेंज होगा तो ही मेथड चेंज होगा कि हमारा मॉडल होल्ड ओनली से अब ट्रेड हो गया, तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी में कभी मेथड चेंज नहीं करने की परमिशन है। और अगर आपने इक्विटी में FVOCI NR ऑप्शन यूज़ किया था तो वो चेंज कभी नहीं हो सकता। इक्विटी में शुरू में जो मेथड चूज कर लिया वो आखिरी तक रहेगा। तो आपके पास ये चॉइस सिर्फ जो डेट नेचर के इन्वेस्टमेंट, लोन दिया, डिवेंचर्स में पैसा लगाया, बॉन्ड्स में लगाया, फिक्स डिपॉजिट्स किया, सिर्फ उसमें जहाँ पे ACM, FVOCI, R, FVTPL तीनों अवेलेबल होते हैं अलग अलग केसेस में, उनमें है। सिंपल 2 रूल ध्यान रखना। पहला, जब भी मेथड चेंज होगा प्रोस्पेक्टिव होगा। क्या मतलब प्रोस्पेक्टिव का? जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ, अभी तक जो हुआ सब सही था, आगे से आप अकाउंटिंग कैसे करना, प्रोस्पेक्टिवली। एक टेबल शेयर कर दूंगा, इसमें सब आ जाएगा तुम्हारा। अमोर्टाइज से FVTPL पे गए तो देखो अभी तक आप क्या कर रहे थे, कॉस्ट पे मेजर कर रहे थे, क्योंकि ACM मेथड था तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट यूज हो रहा था। अब कैरिंग अमाउंट रिक्लासिफिकेशन पे क्या होगा, तो अभी तक कॉस्ट पे था, अब फेयर वैल्यू पे ले हो, फेयर वैल्यू माइनस अमोर्टाइज कॉस्ट का तो गेन लॉस होगा, कहाँ जाएगा, PRL में, क्योंकि अब से FVTPL है। FVTPL में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या यूज होगा, तो अब फ्यूचर रेट कूपन रेट से बुक है।
और आगे कैसे अकाउंट फॉर होगा, फेयर वैल्यू पे, और गेन लॉस कहाँ जाएगा, पीआरएल। यही एफईओसीआई आर में शिफ्ट हुए एसीएम से, तो अभी तक ये कॉस्ट पे था, फेयर वैल्यू पे आएगा, गेन लॉस कहाँ जाएगा, ओसीआई आर में। यहाँ पे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट वही होगा जो पहले इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट था, क्योंकि एफईओसीआई आर में लगता है एसीएम मेथड ही। आगे फेयर वैल्यू पे मेजर होगा, गेन लॉस ओसीआई आर में। उल्टा हो गया, पहले एफवीडीपीएल था, वह एसीएम, तो जो गेन लॉस पीआरएल में चले गया, रिवर्स मत करो पड़े। आज की जो फेयर वैल्यू है ना, उसे डीम्ड कॉस्ट मान लो, और एक नया रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो कि फ्यूचर कैश फ्लोज आज की फेयर वैल्यू पे डिस्काउंट हो जाए, और आगे से फेयर वैल्यू पे मेजर मत करना। एफवीडीपीएल से एफईओसीआई जो पुराना गेन लॉस पीआरएल में गया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे से ओसीआई आर में डाल देना, फेयर वैल्यू पे रिक्लासिफिकेशन होगा। इन सब केसेस में रिक्लासिफिकेशन फेयर वैल्यू पे ही होगा। बस अगर एग्जिस्टिंग मेथड एफईओसीआई आर था, तो आपके पास ओसीआई आर का एक बैलेंस पड़ा हुआ होगा। अब आप एफवीटीपीएल में जा रहे हो ना, तो इस बैलेंस को पीएनएल में अभी डाल दो, सेल तक मत रुको, क्योंकि आगे से फेयर वैल्यू गेन लॉस पीआरएल में जा रहा है, तो पुराना भी डाल दो। लेकिन अगर आप एफईओसीआई आर से एसीएम में जा रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में जो अभी तक ओसीआई आर में पड़ा है ना, उसे आप असेट की कैरिंग अमाउंट से एडजस्ट कर दो, तो ऑटोमेटिकली आपका असेट कॉस्ट पे आ जाएगा। तो एक तरह से आगे कॉस्ट अकाउंटिंग और ईजी हो जाएगी। तो हमेशा प्रोस्पेक्टिव जो हो गया सो हो गया, बस ओसीआई आर का बैलेंस है तो या तो पीआरएल में डाल दो या कॉस्ट से एडजस्ट कर दो, ये दो बातें ध्यान रखना। बाकी बिजनेस मॉडल चेंज होगा तो ही होगा, और जब भी ये चेंज होता है ये साल के बिगनिंग में होता है, अकाउंटिंग प्रोस्पेक्टिव होती है। बढ़िया, इसी के साथ आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का पूरा डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है, एक्सेप्ट डेरिवेटिव्स और एम्बेडेड डेरिवेटिव्स। ये रिवीजन को यहीं रोकते हैं, बताइए आपका फीडबैक दीजिए, फिर इसके बाद का आगे देखेंगे। थैंक यू।